सो ये सेशन में हम बेसिक टिप्स जो आपको न्यूनेटल केयर के बारे में पता होनी चाहिए, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सेकेंडली वी विल डिस्कस अबाउट शेड्यूलिंग ऑफ योर बेबी, कि आपके बेबी का डे शेड्यूल कैसे हम बना सकते हैं, हाउ वी कैन हेल्प टू बैलेंस बेबीज डे, किस तरह से उसका फीडिंग पैटर्न हम शेड्यूल करें, किस तरह हम उसका प्लेइंग पैटर्न शेड्यूल करें, ताकि उसका नींद का भी पैटर्न अच्छे से फिक्स होने को मदद हो जाए। इसके बारे में भी हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। एंड लास्टली वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रेडिशनल वे ऑफ गिविंग बाथ टेक्निक to our baby and scientific way of massaging to the baby, ठीक है। Okay, so let's start. For first is what basic things you should know about. सबसे पहली वाली चीज इज ब्रेस्ट फीडिंग। हम ब्रेस्ट फीडिंग के सेशन में इसके बारे में डिटेल में बात कर चुके हैं, बट स्टिल ब्रेस्ट फीडिंग आल्सो कम अंडर द बेबी केयर। ब्रेस्ट फीडिंग ये बेबी का हक है। शुरुआत में कितनी बार ब्रेस्ट फीड करना है, कैसे करना है, व्हाट इज द प्रॉपर लैच एंड ऑल एवरीथिंग वी हैव स्टडीड और वी हैव get information about that breastfeeding session. So वो सारी चीजें आपने ध्यान में रखना है। जिनका नहीं हुआ है ब्रेस्ट फीडिंग सेशन, डोंट वरी, यू विल गेट इट इन फ्यूचर। सेकेंड थिंग इज दैट बर्पिंग। ब्रेस्ट फीडिंग के बाद बर्पिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, फर्स्ट फ्यू मंथ्स के लिए, लेट्स से पहले 3 महीने तक एटलीस्ट, आपको हर फीडिंग को बर्पिंग से फॉलो करना ही है। Okay, and it is very very mandatory or compulsory at least for first 50 days. पहले 50 दिन में तो कंपलसरी है, मैंडेटरी है। एक भी बार फीडिंग आपने किया और बर्पिंग नहीं किया तो नहीं चलेगा। फिर बेबी सोया है तो भी बर्पिंग करना है, आप सोए हो तो भी किसी को बर्पिंग करवाने के लिए बेबी को बोलना है। ओके, आप सीटिंग पोजीशन में बेबी को फीड करवाए तो भी बर्प करवाना है, lying down position में बेबी को फीड करवाए तो भी बर्पिंग करना। बर्पिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब बेबी फीड लेता है, दूध पीता है, तो मेनी टाइम्स इट हैपेंस कि कुछ दूध थ्रोट में वैसा ही रहता है, या बेबी कैन दूध पीते पीते उसके पेट में हवा भी चली जा सकती है, एंड दैट मे कॉज बेबी डिस्कम्फर्ट। उसको कोलिक हो सकता है, ब्लोटिंग हो सकता है, हवा होने के कारण उसका पेट थोड़ा सा फुला हुआ उसे महसूस हो सकता है, डिस्कम्फर्ट फील हो सकता है। तो ये बर्पिंग से वो हवा बाहर निकलने में हेल्प होती है। और कभी कभी ये बर्प अगर वोमिटस या स्पिट आउट लिख रहा है तो दैट इज ओके, अगर बेबी अपराइट पोजीशन में है तो। पर अगर बेबी लाइंग डाउन पोजीशन में है, अड़ा है, हॉरिजॉन्टल है, तो इट मे कॉज डिस्कम्फर्ट। वो वोमिटस या स्पिट आउट नाक में या वापस से गले में जाने के चांसेस होते हैं। इट मे give choking hazards to your baby. So to avoid this, you have to follow each and every feeding session after birth. ओके, बर्पिंग से फॉलो होना ही चाहिए सेशन। सो बर्प कैसे करना है, कितनी समय के लिए करना है, वो हम देखेंगे। एक पॉइंट भी सब पहले ध्यान इस पे फ्लैश लाइट डालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट बर्पिंग के बाद you should the most important point is that you should notice your baby's urine output after delivery. मिनिमम 12 आवर्स में, 12 to 14 आवर्स में बेबी ने फर्स्ट सुसु कर देना चाहिए। एक तो भी बार यूरिन आउटपुट होना चाहिए पहले डिलीवरी के तुरंत बाद, चाहे मोड ऑफ डिलीवरी कुछ भी हो, सिजेरियन हो, नॉर्मल हो, वाटर बर्थ हो, व्हाटएवर। ओके, सो पहले 12 से 14 घंटे में बेबी ने एटलीस्ट एक बार तो भी सुसु करना चाहिए। इसलिए यूजुअली आई रिकमेंड टू माय पार्टिसिपेंट टू यूज क्लॉथ डायपर्स instead of using that use and throw वाले डायपर। अदरवाइज यू विल नॉट गेट कि बेबी ने कितने बार सुसु किया है, okay? वो सोप हो जाता है। So at least for first few hours you should use that cloth diapers, जिससे आपको वेट हुआ है कि नहीं वो समझ में आ जाएगा, गीला हुआ है कि नहीं वो समझ में आ जाएगा। So पहले
12 to 14 आवर्स में पहला सुसु होना चाहिए। उसके बाद फिर पहला सुसु होने के बाद यू शुड कीप अ ट्रैक ऑन यूरिन आउटपुट बेबी के। हर 24 घंटे में एटलीस्ट 7 से 8 बार बेबी ने यूरिन आउटपुट रखना चाहिए। ओके, सो पहला सुसु पहले 12 से 14 घंटे के इसमें एक बार। कोई कोई बेबी इमीडिएटली फर्स्ट या 2 आवर्स में ही कर देते हैं, पर कभी कभी नहीं हो पाता है, अगर फीडिंग अच्छे से नहीं हुआ तो बेबी थोड़ा लेट कर सकता है। देन टू यू शुड नॉट वेट बियॉन्ड 14 आवर्स। 14 आवर्स पहला सुसु हो गया, उसके बाद एवरी 24 आवर्स में मिनिमम 7 to 8 टाइम्स यूरिन आउटपुट होना चाहिए। दिस इज द साइन ऑफ हाइड्रेशन। अगर बेबी का यूरिन आउटपुट अच्छा है तो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट द फीडिंग। मुझे दूध कितना आ रहा है, बेबी का पेट भर रहा है क्या, बेबी रो ही रहा है कॉन्स्टेंटली, इसका मतलब उसका पेट नहीं भर रहा है क्या, ऐसे नहीं है। अगर बेबी का पेट भरेगा तो ही बेबी सुसु करेगा, अदरवाइज बेबी को सुसु नहीं होगा। ओके, यू शुड कीप इन माइंड। अगर बेबी का यूरिन आउटपुट अच्छा है तो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट योर ब्रेस्ट मिल्क का फ्लो। ठीक है, अगर ये यूरिन आउटपुट कम है तो इट इज अ साइन ऑफ डिहाइड्रेशन, देन यू नीड टू टेक सम अदर हेल्प। तो क्या हेल्प कर ले सकते हो? सबसे पहले तो खुद का दूध एक्सप्रेस करके देने की कोशिश करें। ओके, जितना आता है, ड्रॉप, 2 ड्रॉप, 5 ड्रॉप, 1 ml, व्हाटएवर। अगर बिल्कुल नहीं हो रहा है तो कांस्टेंट रिपीटेटिव लैचिंग। हमने देखा ब्रेस्ट फीडिंग में जितना लैच करवाओगे, जितना अच्छे से सक करवाओगे बेबी को, उतना सिग्नल मिलेगा और दूध प्रोड्यूस होगा। ठीक है, इतना सब करके भी अगर 2 दिन हो गए, 24 to 40 आवर्स हो गए, फिर भी नहीं हो रहा है, देन यू कैन ऑप्ट फॉर द इधर डिस्टिल वाटर या फिर फॉर्मूला मिल्क। ओके, व्हाटएवर इज कंफर्टेबल। Usually I recommend to go for that distilled water। छोटे छोटे ampules आते हैं इंजेक्शन में भरने के लिए, जो पानी आता है उसके, that also you can give to your baby till जितने देर तक आपका मिल्क नहीं तैयार हो रहा है या नहीं आ रहा है, जब तक बेबी का हाइड्रेशन लेवल हम मेंटेन नहीं कर पाते, वो टाइम पे आपके पीडियाट्रिशियन आपको हेल्प करेंगे कि क्या करना चाहिए अभी। सो आपके पीडियाट्रिशियन अगर कहेंगे डिस्टिल वाटर इज ओके, देन यू कैन गो अहेड फॉर इट। देन 2, अगर आपने ब्रेस्ट फीड नहीं भी किया है, ऊपर का भी दिया है, टॉप फीड कुछ भी, तो भी बर्पिंग इज मस्ट। ओके, ये समझने की बात है, बट आई नीड टू पॉइंट इट हियर। सो जरूरी नहीं कि सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग के बाद ही बर्पिंग करना, आपने कोई भी टॉप फीड दिया तो भी बर्पिंग करना बहुत। सेकेंडली, try to maintain co-sleeping with your baby। ओके, जब भी बेबी का बर्थ होता है तो तुरंत उसे क्रैडल में डालना या किसी और के यहाँ पे नींद के लिए भेजना, इससे अच्छा है कि को स्लीपिंग करे, आपके बाजू में बेबी रहे, तो बॉन्ड और ज्यादा अच्छे से बनता है। और सेकेंडली, आपको भी मिल्क सिक्रीशन के लिए इसका हेल्प होता है। सो यूजुअली बेबी आपके साइड में अगर रहता है, मैक्सिमम आप स्किन टू स्किन टच दे पाते हो बेबी को, मैक्सिमम टाइम्स अगर आप बेबी को लैच करवा पाते हो, तो दिस ऑल थिंग्स विल हेल्प यू टू बूस्ट योर मिल्क सिक्रीशन। सो इनिशियली जैसे हमने कहा कि बेबी को सुसु ठीक से नहीं हो रहा है, तो हम सबसे पहले करेंगे एक्सप्रेस मिल्क करके खुद का। तुझे काही विचारायचं आहे का? तो खुद का मिल्क पहले एक्सप्रेस करके देखेंगे, अगर उससे होता है तो अच्छी बात है। फिर बार बार लैचिंग करवा के देखेंगे, स्किन टू स्किन टच देने की कोशिश करेंगे, ये सारी चीजें जिससे मिल्क सिक्रीशन बढ़ेगा। और फिर लास्ट ऑप्शन विल बी ऑफ टॉप। नेक्स्ट, बपिंग हो गया, फीडिंग हो गया, को स्लीपिंग हो गया। उसके बाद आता है एक्सपोजर टू सनलाइट। It's very important for your baby since day 1। डेफिनेटली रात में बेबी का बर्थ हुआ तो दूसरे दिन से मॉर्निंग से आप बेबी को सनलाइट को एक्सपोज कर सकते हैं, करना चाहिए। न्यूनेटल जॉन्डिस, बेबी होने के बाद उसे जॉन्डिस होता है ना, कावीळ झाली असं म्हणतात। सो द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर न्यूनेटल जॉन्डिस इज सन हीट।
ओके। बाकी और कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। फोटोथेरेपी में क्या करते हैं, वही यूवी रेज हम देने की कोशिश करते हैं बेबी को। ओके, सो वो नौबत ना आए, उसकी जरूरत ना पड़े, इसलिए फ्रॉम डे वन यू शुड गिव सनलाइट टू योर बेबी। एकदम से बाहर ही लेके जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके हॉस्पिटल के रूम में आता है कोई एरिया में सनलाइट, तो वहां पे बेबी को थोड़ा रखो। नहीं आता है आपके रूम में, तो देखो हॉस्पिटल के कौन से कॉर्नर में आता है, एक 5 से 10 मिनट के लिए भी अगर आप ये एक्सपोजर देते हो तो दैट इज सफिशिएंट फॉर योर बेबी। डेफिनेटली सीजन के अनुसार आपको बिहेव करना है, बिकॉज बेबी का थर्मल सिस्टम अभी भी रेगुलेट नहीं हुआ होता है। ओके, इट टेक्स टाइम। सो समर हो, विंटर हो, रेनी हो, फिर भी बेबी के कान ढके हुए होने चाहिए जब आप सन लाइट को एक्सपोज करते हो। तो डायरेक्ट ब्लो ऑफ एयर इज नॉट एट ऑल रिकमेंडेड। ओके, बेबी को डायरेक्ट एयर की ब्लो नहीं लगनी चाहिए, बिकॉज स्टिल बेबीज बॉडी इज एडजस्टिंग टू आउटर एटमॉस्फेयर। आपके अंदर जब बेबी रहता है तो वार्मथ रहता है ना, आपकी बॉडी की हीट रहती है, वार्मथ रहता है, तो तुरंत दूसरे दिन बेबी का थर्मल सिस्टम रेगुलेट नहीं हो पाता, इट टेक्स टाइम। सो यूजुअली हम कहते हैं कैसे पता चले कि बेबी को कितने कपड़े पहनने हैं, बेबी को कितनी ठंड लग रही है। तो इट्स नॉट अ गोल्डन रूल, बट बेसिक यू कैन फॉलो इज जितने कपड़ों की जरूरत आपको पड़ती है उस सीजन में, उससे एक लेयर ज्यादा बेबी को जरूरत पड़ती है। ओके, मतलब अगर एक छोटी सी स्मॉल पतली सी विंटर कैप आपने पहन ली और इससे आप अगर अच्छे से टॉलरेट कर पाते हो वो विंटर या वो ठंड या वो हवा, देन उससे एक थोड़ा सा थिकर लेयर जो है बेबी को लगेगा। एक स्वेटर से अगर आपको ओके होता है, विंटर टॉलरेट होता है, तो बेबी को एक स्वेटर और एक शॉल लगेगा एक्स्ट्रा, दैट्स इट। ओवर रैपिंग भी करने से बेबी को प्रॉब्लम हो सकता है, ओवर हीट प्रोड्यूस होगा, और लेस रैपिंग से भी बेबी को ठंड लग सकती है। सो दिस यू नीड टू कीप इन माइंड कि वन एक्स्ट्रा लेयर इज रिक्वायर्ड ओनली, नॉट मोर देन दैट। अगेन यू विल थिंक वाइजली। अगर लेयर वो चढ़ाने के बाद भी बेबी को बहुत पसीना पसीना हो रहा है, बेबी सो नहीं रहा है, रेस्टलेस है, तो उतना ध्यान में रखना है कि ठीक है, बेबी को उसकी भी जरूरत नहीं। ओके, सो इट्स नॉट अ गोल्डन रूल की लगेगा ही एक लेयर, बट स्ट्रेटेजिकली जितने हमने देखे हैं तो 99% बेबी को ये फॉलो किया गया है कि एक लेयर हमसे ज्यादा, अडल्ट से ज्यादा या मदर से ज्यादा उनको जरूरत पड़ती है, पर एक आध % अलग बेबी हो सकता है। सो यू शुड थिंक अबाउट योर बेबी की हाउ कंफर्टेबल योर बेबी इन दैट पर्टिकुलर कवरिंग। ओके, सो जब आप बेबी को सनलाइट देते हो तो मैक्सिमम पोर्शन उसका सनलाइट को एक्सपोज हो, इसका ध्यान रखना है। ओके, पर उसको डायरेक्टली हवा का ब्लो ना लगे, कान में नाक में हवा एकदम से ना जाए, इसका ध्यान भी आपको रखना है। सो यू कैन कीप ओपन लेग्स, हैंड्स, फेस, है ना, थोड़ा सा, फिर थोड़ी देर के बाद उसको टमी टाइम दे दो वहीं पे, फिर बैक को भी सनलाइट लगेगा। इस प्रकार से हर बॉडी पार्ट को थोड़ा थोड़ा आपको सनलाइट को एक्सपोज करना है। दिस इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। अगर आप शुरुआत के दिनों में ही फर्स्ट 8 to 10 डेज को बेबी को अच्छे से सनलाइट देते हो, तो यू कैन प्रिवेंट योर बेबी फ्रॉम गेटिंग नियोनेटल जॉन्डिस। ठीक है, ओके। सो नियोनेटल जॉन्डिस इज वेरी कॉमन थिंग। मेनी टाइम्स सिर्फ सनलाइट एक्सपोजर से वो ठीक भी हो जाती है। ओनली 2 मेडिसिन आर देयर, एक्सपोजर टू सनलाइट एंड रिपीटेटिव ब्रेस्ट फीडिंग। ये दोनों से काफी बार ये चीजें हाथ में ही रहती है, या उसको बाकी मेडिकेशन की जरूरत या फोटोथेरेपी की भी जरूरत नहीं पड़ती, अगर ये 2 चीज आप अच्छे से फॉलो करते हो तो। ओके, बट फिर भी डॉक्टर लीवर फंक्शन टेस्ट करते हैं बेबी का, उसमें अगर पैरामीटर्स बहुत ही ज्यादा गड़बड़ाते हैं, बहुत ही ज्यादा ऊपर नीचे हो जाते हैं, देन योर बेबी में रिक्वायर एनआईसीयू। But still, if your baby is in NICU, then too you can feed your baby as per the time schedule. हर 2 घंटे में बेबी को आप ब्रेस्ट फीड करवा सकते हो। Many hospitals has that facility कि आप डायरेक्ट फीड करो। आपको डेफिनेटली NICU में जाने की अलाउ नहीं करते हैं, बट पर्टिकुलर फीडिंग टाइम पे बेबी को आपके पास दिया जाता है, यू कैन फीड एंड अगेन एडमिट योर बेबी टू NICU।
ओके, बट ये बहुत रेयर है। अगर बहुत ही ज्यादा बड़े हुए हैं लेवल्स जो घर पे मैनेज नहीं हो सकते, ओपीडी लेवल पे मैनेज नहीं हो सकते, तो ही ऐसी चीजें होती है। अगर बेबी के हॉस्पिटल में ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है कि आपको ब्रेस्ट फीड के लिए, डायरेक्ट ब्रेस्ट फीड के लिए बेबी को दे, तो यू कैन ऑप्ट फॉर द एक्सप्रेस्ड मिल्क। आपको बेबी के डॉक्टर को बताना है कि आई वांट टू गिव एक्सप्रेस्ड मिल्क, यू कैन एक्सप्रेस योर मिल्क एंड देन हैंड ओवर टू स्टाफ। स्टाफ विल फीड योर बेबी विथ सिरिंज ऑल्सो। ओके, बेबी को वो फिर आपका दूध देते हैं। जितना ज्यादा मदर्स मिल्क बेबी को मिलेगा उतना ज्यादा बेबी का रिकवरी फास्ट होता है। ओके, सो मदर का मिल्क कैसे बढ़ाना है, कैसे एक्सप्रेस करना है, इसके बारे में सब हमने डिटेल में बात किया है ब्रेस्ट फीडिंग सेशन में, तो इसको वापस से टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ओके, सो इसमें किसी को कुछ डाउट है? बेसिक पॉइंट्स यू शुड कीप इन माइंड इन न्यूनेटल स्टेज में जो बताया मैंने, कि क्या क्या आपको फर्स्ट 24 आवर्स में ही शुरुआत करनी है सारी चीजें। प्लीज पूजा, विचारो। मॅम, तुम्ही जे आता सांगितलं की बाळाला जेवढे कपडे आहेत म्हणजे घालायचे ते पूर्वीचे आता कसं साडीमध्ये गुंडाळतात, मग ते योग्य आहे का? हो, स्लॅडलिंग इज क्वाइट ओके, नो इश्यूज. ते जास्त होत नाही ना असं? लुक, एज आय टोल्ड यू, साडीचे दुपटे बनवतात पूर्ण एका साडीमध्ये, म्हणजे ती 5 मीटर साडी असते, 6 मीटर साडी असते, किंवा 9 मीटर असते. ओके, सो पूर्ण त्या एका साडीमध्ये बाळाला आपण सो ते लेअर, म्हणूनच मी म्हटलं की साडीचा कपडा तुम्ही किती घेताय दॅट इज टोटली डिपेंड ऑन दॅट. तो किती थिक आहे, तो कुठल्या प्रकारचा आहे, एवढं लॉजिकली आपण फक्त विचार करायचा. किती जास्त पण गरम नको आणि फार पण थंड नको. पण स्वॅडलिंग बाळाला छानसं जे गुंडाळतात साडीच्या मलमलच्या कपड्यामध्ये, दुपटं म्हणतो आपण त्याला मराठीमध्ये, किंवा बाळाते म्हणतो आपण मराठीमध्ये, दॅट इज क्वाइट एक्सेप्टेबल, इट्स ओके. फक्त त्याच्यातच गुंडाळतात, त्याच्यावरूनही बऱ्याच जण शॉल टाकतात, त्याच्यावर अजून ब्लँकेट टाकतात, तर ते तुम्ही फॉलो करायचं. त्या दुपट्यात गुंडाळणं म्हणजे एक बेसिक आपण थिंक पकडू की बाळाला शर्ट पॅन्ट घालण्याऐवजी आपण ते दुपट्यात गुंडाळलं, म्हणजे ती एकच लेअर आपण कन्सिडर करतो, बरोबर. सो दिस वे आय होप क्लिअर झालं असेल ना. पण त्या दुपट्याला जर तुम्ही 5, 6, 7 फोल्ड करून बांधलं तर मग शॉलची गरज नाही पडत, तिला आपण 2-3 कपडे चढवले असंच है ना. सो बेसिक व्हॉट यू कॅन फील इज, मला एक शर्ट, मला एक पॅन्ट घातली, त्याला आपण आउटर कव्हरिंग किंवा आउटफिट म्हणतो, किंवा कपडे घातले असं म्हणतो. मग त्याच्यावर मी स्वेटर घालते का, मी शॉल ओढते का, दुपटं गुंडाळते, दॅट इज अनदर सेकंड. दिस वे यू शुड थिंक अबाउट की माझ्या बाळाला किती हवंय. and it varies from season to season, सिटी टू सिटी, तुमच्या त्या रूम मध्ये व्हेंटिलेशन किती आहे, या सगळ्या गोष्टींचा तुम्हाला विचार करावा लागतो. मॅडमनी सांगितलं एक लेअर जास्त घालायची, म्हणून मग मी अगदी बंद रूम आहे, उन्हाळा आहे, त्याला खिडकी नाही, दरवाजा नाही, फॅन नाही, एसी नाही, आणि तरी मी कपड्याच्या वरती कपडा घालते म्हटल्यानंतर त्या बाळाला सफोकेट होईल. ओके, सो दिस वे यू शुड थिंक अबाउट की किती लागते. आय एम टॉकिंग अबाउट द महाराष्ट्र, पुणे या फिर भारतीय ऍटमॉस्फिअरचा बेसिक जर आपण सरासरी विचार केला तर त्यानुसार. पण कधी कधी खूप उष्णता असते, नागपूर सारख्या ठिकाणी एवढं ऊन आहे, तिथे एक लेअर पण कदाचित लागणार नाही, एकच लेअर सफिशियंट. सो दिस वे यू शुड थिंक अबाउट, इट्स नॉट अ गोल्डन या फिक्स रूल. बट हे तुम्हाला माहिती आहे, बऱ्याचदा असं होतं की आपल्याला कन्फ्युजन होतं विंटरमध्ये किती घालू. तर किती घालू, तुला जितकी थंडी टॉलरेट होते त्याच्यापेक्षा एक लेअर वाढव, दॅट्स इट. किती कमी करू, किती उघडं ठेवू बाळाला, तर तुला गरमीमध्ये स्लीवलेस घाला आवडतं ते बाळाला स्लीवलेस मध्ये ठेव, किंवा एक साधं पतलाचं लॉंग स्लीवचं शर्ट घाल, दॅट इज सफिशियंट. ओके, दिस वे यू कॅन थिंक अबाउट. ठीक आहे. One question. Yeah, you mentioned neonatal jaundice, right? So here in my hometown, elderly people say that during pregnancy, if we have a sugar cane, that also helps in that. I mean, that prevents. Is that true? Yes, usually it happens, पर शुगर केन का जूस नहीं,
शुगर केन अगर आपको understand. प्रॉपर वो चबा चबा के खाने को मिलता है तो दैट इट्स एक्चुअली आयुर्वेदिक पार्ट, तो मुझे बहुत ज्यादा वो किस तरह से हेल्प करता है क्या है इसके बारे में आई कैन नॉट गिव यू द साइंटिफिक रीजन बिहाइंड इट, बट yes it's true they use as a remedy sugar cane okay for jaundice even in adults as well. अगर adults में भी अगर jaundice होता है तो वो उनको sugar cane खाने के लिए बोलते हैं as a remedial part. It's true. It's given in their book as well. But I cannot explain it, how it works. But it's true. पर जरूरी अभी आपको नहीं पता चलेगा ना कि आपके बेबी को होगा कि नहीं, तो पहले से खाओ. बट अगर आपने कहा, जैसे हमने डाइट सेशन में देखा, शुगर केन अगर आपको मिलता है खाने को तो इट्स नो हार्म इन हैविंग दैट. ओके, बट शुगर केन का जूस नहीं लेना है क्योंकि हमें पता है वो किस तरीके से निकाला जाता है, उसमें क्या क्या होता है. सो इट मे कॉज यू डायरिया. बट डायरेक्ट शुगर केन अगर आपको मिलता है डेफिनेटली यू कैन हैव इट. और उससे प्रिवेंट होगा ही क्या नहीं ऐसा जरूरी नहीं. अगर शुगर केन खाया तो भी बेबी को नियोनेटल जॉन्डिस हो सकता है. इट्स डेफिशिएंसी के कारण होता है. नियोनेटल जॉन्डिस के काफी सारे रीजन होते हैं. आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी हो सकती है, बट अभी नाउअडेज वी कैन नॉट सी दैट पेशेंट्स जिनके मदर का बेबी मदर का ग्रुप अगर नेगेटिव है, मतलब ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव, व्हाटएवर, सो आरएच नेगेटिव अगर है और बेबी का पॉजिटिव अगर रहता है तो वो आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी होती है. बट उसके लिए अभी वैक्सीन आर अवेलेबल, एंटी डी वैक्सीन, तो वो केसेस दिखते नहीं है. बाकी नॉर्मली जो विदाउट आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी नियोनेटल जॉन्डिस दिखा जाता है, सो जरूरी नहीं कि हमेशा वो प्रिवेंट होगा ही शुगर केन खाने से. अगर शुगर केन खाने से भी हुआ या शुगर केन खाया इसलिए सारी चीजें फॉलो नहीं करनी है, ऐसा नहीं. इट्स टोटली डिपेंड ऑन कि बेबी का बिलीरुबिन लेवल किस तरह से बाहर आता है, उसके ऊपर डिपेंड है. यूरिन आउटपुट पे डिपेंड है. डिहाइड्रेशन अगर बेबी को होता है तो भी बेबी को जॉन्डिस दिखाई देगा. Okay, that's why this basic parameters you should understand. अगर बेबी को डिहाइड्रेशन हो रहा है तो मदर ने कितना भी शुगर केन खाया तो भी फायदा नहीं होगा. बेबी का डिहाइड्रेशन ही कम करना पड़ेगा. So usually neonatal jaundice is a sign of dehydration as well. ओके, क्योंकि बिलीरुबिन जो है वो वेस्ट मटेरियल से बाहर आता है, मोशन में से, पॉटी में से आता है, सुसु में से आता है, और वही नहीं हो पा रहा है क्योंकि बेबी के पेट में कुछ आई. So this is the sign of dehydration as well. But this is the last sign. उससे पहले ही आप थोड़ा थोड़ा ध्यान लोगे तो फिर वो लास्ट साइन जॉन्डिस होगा नहीं. समझ रहे हो? Any other doubt? जितना अभी बताया उसके ऊपर से. Yes मैत्री, और कुछ पूछा? No, I was just saying thank you. Okay. Okay, so these are the basic things you should know about. Now coming to मसाज एंड बाथिंग. ओके, सो मसाज कब करना स्टार्ट करना है, बाथ कब करना, बेबी को देना स्टार्ट करना है. आउट ऑफ इंडिया जहाँ पे बहुत ठंडा सीजन है वहाँ पे दे डोंट बाथ देयर बेबी ऑन रेगुलर बेसिस. रोज का रोज बाथ नहीं देते, वंस अ वीक और ट्वाइस अ वीक दे यूजुअली बाथ देयर बेबी. बट इन इंडिया हम हर रोज बाथ दे सकते हैं बेबी को अगर बहुत ज्यादा ठंडी नहीं है तो. लाइक दिल्ली, नोएडा, हिमाचल प्रदेश की साइड में हम ज्यादा नहीं देते. बट इफ यू कम लाइक नीचे के हिस्से में अगर हम ज्यादा आएंगे तो यू कैन बाथ योर बेबी ऑन रेगुलर बेसिस. यूजुअली आपके बेबी का पहला बाथ हॉस्पिटल में हो जाता है. हॉस्पिटल स्टाफ यूजुअली गिव अ बाथ टू योर बेबी. ओके, सो वो बात टेक्निक उनका जस्ट पानी डालते हैं, वॉश करते हैं, और उतना ही जरूरी है क्योंकि बेबी कहीं मिट्टी में खेलने जा नहीं रहा है तो उसको बहुत अच्छे से रगड़ रगड़ के नहलाने की जरूरत नहीं होती. ओके, सो यहाँ पे हम बस देखेंगे कि कब से मसाज देना स्टार्ट कर सकते हैं या कब से खुद से बाथ बेबी को देना स्टार्ट कर सकते हैं. So usually I recommend to my participant massaging your baby. You can start from day 5 or day 7. वैसे डे 2 से भी आप बेबी को मसाजिंग स्टार्ट कर सकते हैं, बट यूजुअली आई डोंट रिकमेंड. द रीजन बिहाइंड, एक तो आप हॉस्पिटल में रहते हो, दूसरी बात बेबी का कॉर्ड जो क्लैंप किया था वो गिरता नहीं है. ओके, तो उसमें इन्फेक्शंस होने के चांसेस होते हैं. एंड थर्ड थिंग इज बेबी स्टिल सो टाइनी कि उसकी एनर्जी अभी तक बनी नहीं है, उसका फीडिंग का शेड्यूल अभी तक फिक्स हुआ नहीं है पहले दिन में, तो इस पे एनर्जी नहीं आती है.
बाथिंग या मसाजिंग also needs a strength, है ना, जरूरत पड़ती है, पावर की, एनर्जी की जरूरत पड़ती है, थकान महसूस होती है इससे, नहाने से भी और मसाज लेने से भी। तो वो एटलीस्ट थकान बेबी टॉलरेट कर पाए, इसलिए यू शुड एटलीस्ट वेट फॉर डे 5 और डे 7। पर डे 5 और डे 7 बेबी का जो अम्बिलिकल कॉर्ड जो डिलीवरी के बाद कट किया था, तो उसका थोड़ा सा पोर्शन बेबी के नेवल से कनेक्टेड अभी भी रहता है, उसके क्लैंप लगाया जाता है, ओके, पिन लावली जाते हैं, ओके। सो ये जो कॉर्ड है वो 5वें, 6ठे या 7वें दिन अपने आप से ड्राई होकर के गिर जाता है, यू नीड नॉट टू डू एनीथिंग फॉर इट, ओके। सो वंस दिस कॉर्ड गेट गिर जाता है, तो उसके बाद आप बेबी को मसाज या बात अच्छे से दे पाते हो। इसके पहले वो वेट होता है, थोड़ा सा गीला होता है, सो देयर आर चांसेस टू हैव इन्फेक्शन, अगर वो ऑयल अच्छे से वॉश नहीं हुआ या बार बार उसको अगर आप ट्रिगर करते रहे, तो उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं। और देन to avoid this thing, you should start giving massage to your baby from day 5 or day 7। तब तक आप कंफर्टेबली घर पे भी रहते हो, you can follow all these things, ठीक है। तो जैसे ही आपने मसाज देना स्टार्ट किया, उसके बाद आप बाथिंग को स्टार्ट कर सकते हो। उसके पहले यू कैन यूज स्पंज बाथ टू योर बेबी। स्पंज बाथ इज, स्पंज से अच्छे से बेबी को वाइप आउट कर लो, पोंछ लो, उसको ड्राई करो, एंड दैट्स इज इनफ। बट अगर आपको स्पंज बाथ नहीं देना है, तो यू कैन गिव डायरेक्ट बाथ एज वेल फ्रॉम डे 2 ओनली, ओके। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू, योर बेबी हेल्थ। अगर बेबी का हाइड्रेशन अच्छे से, बेबी ने सुसु कर दिया है, तो यू कैन गो अहेड, ओके। एंड इवन हॉस्पिटल फैसिलिटीज कैसे अवेलेबल है, इसके ऊपर आप सारी चीजें जो है फॉलो कर सकते हैं। नाउ बाथिंग एंड मसाज के बाद थोड़ा सा बादवे का आता है। फर्स्ट फ्यू टिप्स जो मैंने दिए, दैट यू शुड फॉलो सिंस फ्रॉम हॉस्पिटल डेज। जैसे आप हॉस्पिटल में, तब से आपको ये सारी चीजें बेबी को फॉलो करना स्टार्ट करना है। नाउ विल सी फर्स्ट बर्पिंग टेक्निक्स। बेबी को बर्प कैसे करना है, हमारा फीडिंग हो गया, कैसे फीड करवाना है बेबी को, है ना। और हमने कहा है कि फीडिंग तो सबसे पहला एक्ट है बेबी का, उसके बाद फिर बेबी को बर्प भी करवाना जरूरी है। ओके, सो बेबी को बर्प करवाने के लिए देयर आर फ्यू पोजिशंस। सबसे कंफर्टेबल पोजीशन बेबी को बर्प करवाने की है शोल्डर के ऊपर, शोल्डर पोजीशन। आपको बेबी को डेफिनेटली यू शुड कीप इन माइंड सपोर्ट टू नेक एंड सपोर्ट टू लोअर बैक। दीज आर द टू बॉडी पार्ट्स बेबी के जहाँ पे आपको सपोर्ट अच्छे से देना है। हाउ टू लिफ्ट बेबी, हाउ टू स्वाडल बेबी, ये सारी चीजें हम देखेंगे। अभी समझो कि आपको लिफ्ट करने आता है, पता है कैसे, ओके। सो बेबी के नेक के नीचे अच्छे से हाथ रखना है। एक हाथ आपके जो है बेबी के बैक के नीचे रहेगा, कमर के ऊपर रहेगा, ओके। सो आपको बेबी को आपके शोल्डर पे डालना है। यू कैन यूज वन बर्पिंग टॉवेल आता है, या कोई भी सादी सी ओढ़नी आप आपके शोल्डर्स पे डाल सकते हो, या छोटा सा नैपकिन डाल सकते हो, या बर्पिंग टॉवेल भी आता है, वो भी डाल सकते हो। दिस इज फॉर द पर्पज कि अगर बेबी ने बर्पिंग करते समय कुछ स्पिट आउट कर दिया, तो आपके पूरे कपड़े खराब नहीं होंगे। यू जस्ट कैन चेंज दैट टॉवेल, बर्पिंग टॉवेल और नैपकिन, एंड देन यू कैन बी फ्रेश, ओके। सो बेबी को हम जब बर्पिंग करवाते हैं, तो यू कैन keep your baby on your shoulder, then slightly make your baby's head turn to outside, okay। साइड में टर्न करो, इधर की साइड पे आपकी फेस की तरफ भी टर्न कर सकते हैं, या बाहर की साइड से भी टर्न कर सकते हैं, टू क्लियर एयरवे, ओके। उसका नोज जो है वो खुला रखने के लिए हमने बेबी का फेस टर्न आउट किया। पहले 1 या 2 दिन की जरूरत पड़ती कि आपको बेबी का नेक थोड़ा सा टर्न करना पड़े, बाद में खुद बेबी कर लेता है अपना, ओके। सो बेबी का फेस एक साइड में टर्न है, बेबी शोल्डर पे है, बेबी का टमी जो है वो आपके अपर शोल्डर के यहाँ पे आ रहा है, दिस पोर्शन, ओके। सो दैट इट गिव्स अ लिटिल बिट प्रेशर टू बेबी के टमी के ऊपर, एंड देन यू कैन जेंटली pat like this. Look at my fingers movement, okay। I'm not patting like this,
You can just gently pat, or you can just rub your baby upward. ओके, एक हाथ से. आपके बेबी का बॉडी थोड़ा सा कर्व है, रेस्टिंग ऑन योर शोल्डर है, तो ऐसे समय बेबी को आपको लोअर बैक को सपोर्ट देने की जरूरत नहीं पड़ती. एंड दैट हैंड यू कैन यूज फॉर बर्प. ओके, सो दिस वे बेबी का बर्प आपको सुनाई देता है. ओके, अगर बेबी ने बर्प नहीं कर पाया, बेबी अच्छे से, या आपको सुनाई नहीं दिया, तो यू कैन होल्ड योर बेबी इन दिस अपराइट पोजीशन फॉर एटलीस्ट 10 मिनट्स. ओके, 8 to 10 मिनट्स के लिए. फिर 8 to 10 मिनट्स के बाद यू कैन मेक योर बेबी लाई डाउन. ओके, अच्छे से. अगर बेबी को फिर भी डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है तो वापस से आप लोगे, ट्राई करोगे बर्पिंग का, या फिर यू कैन मेक योर बेबी lying on side और lateral position. ओके, laterally बेबी को सुला दो, ताकि बर्पिंग नहीं हो, वहां पर बेबी को फिर भी डिस्कम्फर्ट है और बेबी ने अगर वॉमिट कर दिया तो इट विल गेट आउट फ्रॉम कॉर्नर ऑफ माउथ. इस तरह से अगर बेबी लेटा रहेगा तो इट मे हैपन कि वो वॉमिटर्स या स्पिट अप जो है बेबी के नाक में, थ्रोट में चला जाए वापस से. पर अगर साइड लैटरल पोजीशन में बेबी लेटता है तो वो अगर हुआ भी नींद में बेबी को वॉमिट, तो वो बाहर निकल जाएगा. यूजुअली बर्पिंग अगर होता है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, फिर वॉमिट नहीं होता है. दिस थिंग यू शुड फॉलो टिल बेबी विल बिकम 3 to 4 months. जब तक बेबी को नेक होल्ड नहीं आता है या बेबी थोड़ा सा खुद से टर्न नहीं हो जाता है, तब तक आपको ये फॉलो करना है. एक बार बेबी अच्छे से रिएक्ट करना सीख गया, टर्न करना सीख गया, तो वो अपने आप से खुद मैनेज कर लेगा वॉमिटिंग सेंसेशन, स्पिटिंग सेंसेशन. ओके, तो तब तक आपको हेल्प करनी. सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, यू शुड रिमेम्बर दैट इनिशियल फ्यू आवर्स के लिए बेबी में वॉमिट अगेन एंड अगेन. ओके, अगर बेबी का नॉर्मल डिलीवरी हुआ है या सिजेरियन हुआ है, जो भी मोड ऑफ डिलीवरी हो, पर शायद पहले दिन, पहले 12 से 24 घंटे में बेबी बार बार वोमिट कर सकता है. दिस इज वेरी नेचुरल या कॉमन थिंग. क्यों? तो बेबी अभी भी सीख रहा है. सेकेंडली, बेबी जब पेट में था तो इट स्वालो सो मच एमनियोटिक फ्लूइड, तो वो एमनियोटिक फ्लूइड कभी कभी बाहर वोमिटिंग से आ सकता है उसके. ओके, सो डरने की कोई बात नहीं होती है. यू शुड लर्न, अगर बेबी को वोमिट हो रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है. इमीडिएटली बेबी को एक साइड में टर्न कर दो या उठा के थोड़ा सा ऑब्लिक मैनर में रखो. ओके, सो इससे बेबी को वोमिट करना इजी जाता है. बेबी ने इजीली वोमिट कर दिया तो उसको डिस्कम्फर्ट नहीं होगा. अगर बेबी ऐसा ही है और उसने वोमिट कर दिया तो फिर उसको रेस्टलेसनेस फील होगा, क्योंकि वो वोमिटस वापस से पीछे जाकर के चोक कर रहा है, तो आप और डर जाए. सो बेबी ने वोमिट कर लिया, इट कैन बी अनप्रेडिक्टेबल वोमिटिंग. इमीडिएटली आफ्टर फीडिंग करेगा बेबी, या कभी कभी नींद में ही कर देगा वोमिट, हो सकता है ऐसा. तो आपको डरना नहीं है, आपको बस बेबी को उठाना है. एक तो जगह पे साइड लैटरल पोजीशन कर दो बेबी की, वो एक करवट पे कर दो, या फिर उठा के आपके हाथ में थोड़ा सा ऑब्लिक मैनर रख करके उसका फेस जो है साइड में टर्न कर. दिस इज सफिशिएंट मैनेजमेंट एट दैट टाइम. ठीक है, समझ में आ गया सबको? सो whatever position I told you for burping, I feel this very comfortable and easiest one. Okay, दूसरी और एक पोजीशन होती है सिटिंग पोजीशन फॉर बर्पिंग. इसमें बेबी को बिठाया जाता है, बट इनिशियली बेबी को ना तो कमर को होल्ड है ना तो नेक को होल्ड है, तो यहाँ पे आपको अच्छे से बेबी को सपोर्ट देना है. सो व्हाट यू विल गिव, बैक को आपके बॉडी से आप सपोर्ट करोगे और नेक को आपको इस तरह से बेबी को होल्ड करना है, ताकि बेबी का हेड ड्रॉप ना होने चाहिए. ठीक है, इस तरह से गिर सकती है ना नेक, ऐसे गिर सकती है, तो ऐसे ना हो. इसे यू विल होल्ड योर बेबीज हेड लाइक दिस, चिन के थोड़ा सा नीचे, पर प्रेशर नहीं लगना चाहिए, अदरवाइज प्रेशर लगने से बेबी को झटका आएगा. राइट, सो थोड़ा सा दिस वे, दिस सी होल्ड से आप बेबी के नेक को थोड़ा सपोर्ट दे सकते हैं और बैक से आपकी बॉडी का सपोर्ट है. सो इससे बेबी के हेड को पकड़ने से वो ना तो पीछे गिरेगा, ना तो आगे गिरेगा, ना तो साइड.
Okay, and then you can gently rub either on front portion या फिर back, जैसे भी comfortable. But I personally find out this position little discomfort. Okay, थोड़ा सा मतलब शुरुआत में हमें बेबी को होल्ड करने का ही कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, तो ऐसे बिठाने में थोड़ा सा हमें दिक्कत लग सकता है. सो वेरी कंफर्टेबल एंड प्रॉपर पोजिशन इज ऑन शोल्डर टू बॉप योर बेबी. बट अगर फिर भी आपको ये नहीं लगता है, बेबी को ये कंफर्टेबल नहीं है, काफी बार ऐसा होता है कि बेबी खुद इस पोजीशन में कंफर्टेबल नहीं होता है, देन यू कैन ट्राई दिस सिटिंग पोजीशन एज वेल. ओके, टू बॉप योर बेबी. समझे? थर्ड पोजीशन फॉर बॉपिंग इज ऑन लेट के, पूरा उल्टा डाल के. सो this also requires a good practice to hold your baby like this. दोनों पैर आपके हाथ की साइड में डालो. पहले कुछ दिनों के लिए, लेट्स से फर्स्ट फ्यू मंथ्स, 1 से 2 महीने तक बेबी बहुत छोटा सा रहता है, उसका हाइट या साइज आपके हाथ के जितना रहता है. ओके, पाम से लेकर के एल्बो तक. सो आसानी से आप बेबी को इस तरह से होल्ड कर लेते हैं. बेबी के वापस से चिन पे आपने होल्ड किया, जैसे सीटिंग पोजीशन के टाइम पे दिया था, इस तरह से चिन को होल्ड किया है. बेबी के दोनों पैर आपके हाथ के साइड में डाले हैं, एंड देन यू कैन जेंटली पैटिंग योर बेबी. तो बेबी का एयरवे क्लियर है, माउथ क्लियर है, और बेबी के पेट पे थोड़ा सा आपके हाथ का प्रेशर आ रहा है. एंड देन दिस इज आल्सो अ गुड पोजीशन फॉर बॉपिंग. यूजुअली ये सिटिंग पोजीशन और ये लाइंग डाउन पोजीशन जो बॉपिंग की, दैट वी रिकमेंड एट द टाइम ऑफ कोलिक. बेबी को कोलिक है बहुत ही ज्यादा, बेबी बिल्कुल ही क्लियर नहीं हो पा रहा है गैसेस या ब्लोटिंग उसका, तो दीज आर द फ्यू पोजीशंस यू कैन ट्राई फॉर योर बेबी. बट रूटीन के लिए आई डोंट रिकमेंड दिस टू पोजीशन बिकॉज दीज आर अनकंफर्टेबल पोजीशंस फॉर यू. आपको उसके लिए बहुत प्रैक्टिस या कॉन्फिडेंस चाहिए होता है वैसे बेबी को होल्ड करने. समझ में आगे बॉपिंग पोजीशंस? बॉपिंग किस तरह से करना समझ में आ गया. जोर जोर से पैट नहीं करना है, जोर से दबाना नहीं है, बेबी बहुत डेलिकेट है. यू जस्ट नीड टू रब योर हैंड, द सफिशिएंट है वो बबल्स बाहर निकालने के लिए. ओके, सो दीज आर द बॉपिंग पोजीशंस. नाउ फ्यू थिंग्स यू शुड कीप इन अ माइंड कि क्या क्या हो सकता है. ओके, जिससे आपको थोड़ा सा डर लगना इज वेरी कॉमन, पर अभी आपको पता है तो डरने की बात नहीं. सबसे पहला चीज मैंने बताया कि शुरुआत के कुछ आवर्स में, लेट्स से 24 आवर्स तक बेबी कैन वॉमिट अगेन एंड अगेन, और वो वॉमिटिंग बहुत ज्यादा होती है. ऐसे लगता है बेबी ने दूध तो कुछ नहीं पिया, 1-2 बूंद भी नहीं लिए, पर इतना वॉमिट कर दिया. तो हमें डर लग सकता है पहली बार देखने से. बट यू शुड अंडरस्टैंड कि दिस इज अमनियोटिक फ्लूइड जो बेबी ने स्वेलो किया था डिलीवरी के पहले, इमीडिएटली बर्थ के पहले, और वो अभी बाहर आ रहा है. सो दैट्स इट, आपको डरने की बात नहीं है. ये वॉमिटिंग को बहुत ज्यादा गंदा स्मेल नहीं रहेगा, ज्यादा कलर नहीं रहेगा, थोड़ा सा येलोइश हो सकता है कलर, या क्रीमिश कलर रह सकता है. पानी का गढूळ पाणी जसं असतं, थोड़ा सा खराब पानी जैसे दिखता है, उस प्रकार का कलर हो सकता है. सो अगर ये सारी चीजें हैं तो डरने की बात नहीं. पर ये वोमिटस में बहुत ही कुछ स्टिकी मटेरियल आ गया, या ब्लड के जैसा कुछ आ गया, या कुछ एबनॉर्मल कलर है, ग्रीनिश है, रेडिश है, ब्लैकिश है, देन यू शुड कंसल्ट योर पीडियाट्रिशियन और टू अ डॉक्टर एटलीस्ट कि देखो ये क्या है, टू जस्ट गेट इट कंफर्म वंस. पर सिर्फ पानी के जैसा है, थोड़ा सा टर्बिड वाटर के जैसा है, स्मेल नहीं है उसको, तो नथिंग टू वरी, इट्स वेरी नॉर्मल. ओके, सेकेंड थिंग यू शुड कीप इन माइंड, बेबी कैन स्पिट आफ्टर ईच फीड. ओके, हर एक फीड करने के बाद जब आप बॉपिंग करवाओगे बेबी को, तो हर बार ऐसे हो सकता है कि थोड़ा सा अमाउंट दूध जो है बेबी स्पिट आउट कर रहा है, या कुछ तो कर्डी जैसा मटेरियल, दही के जैसा मटेरियल, या फटे दूध के जैसा मटेरियल बेबी स्पिट आउट कर रहा है. सो दिस इज ऑल्सो कॉमन थिंग. ओके, डरने की कोई बात नहीं है. यू शुड कीप इन माइंड कि बेबी का स्पिट आउट या बेबी का वोमिटस अगर बहुत खराब स्मेल का नहीं है, वो बहुत एबनॉर्मल कलर का नहीं, डार्क येलो, डार्क ग्रीन, रेड, ब्राउन, ब्लैक, इसमें से कोई कलर अगर नहीं है तो नथिंग टू वरी अबाउट. थर्ड थिंग यू शुड नोटिस कि वो वोमिट होने के बाद या फिर स्पिट आउट होने के बाद
थोड़े लाइक 2-4 मिनट के बाद बेबी फीलिंग कंफर्टेबल, then nothing to worry. Baby is not at all restless, तो nothing to worry. पर ये वॉमिट होने के बाद या स्पिट आउट होने के बाद आपको लग रहा है कि बेबी और ज्यादा रेस्टलेस फील कर रहा है, then you should get in touch with your doctor. It may happen कि कुछ चोटिंग वगैरह तो नहीं हुआ है वॉमिटस से, पर बेबी बहुत रेस्टलेस है अगर तो ही, अदरवाइज डरने की बात नहीं है. यू शुड प्रिपेयर योर माइंड फॉर ऑल दिस थिंग्स. ये सारी चीजें होने वाली है तो डरने की बात नहीं. अदरवाइज वी हैव सीन सो मेनी मदर्स की खुद ही इतनी एंशियस हो जाती है तो बेबी भी रोता है, मदर भी रोती है, और फिर वो जो घर वाले होते हैं ना, स्पेसिफिकली हस्बैंड, उसको समझता नहीं कौन से बेबी को हम हैंडल करें. ओके, सो ऐसा नहीं होना चाहिए. यू शुड बी अ स्ट्रॉन्ग मदर. सुपर मदर होने की जरूरत नहीं है, बट टाइम टू टाइम स्ट्रॉन्गनेस आप में आना चाहिए. ओके, सो दिस इज द स्टेप. ओके, एक एक स्टेप होता है मदरहुड के तरफ. ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स. अभी आपको पता है तो डरने की कोई बात नहीं है ना. जब बेबी ने वॉमिट भी कर लिया तो यू आर वेल प्रिपेयर्ड कि मुझे ये सारी चीजों को ध्यान रखना है, इसमें से कोई भी चीज नहीं दिख रही है, देन थिंक नथिंग टू वरी अबाउट. इसमें से पर्टिकुलर थिंग मुझे एबनॉर्मल लग रही है, जस्ट गेट इन टच विद डॉक्टर एंड सॉर्ट इट आउट. दिमाग में एंजाइटी नहीं रखी, बस पूछ लो, विश्वास रखो बताने वाले पे और छोड़ दो, तब जाके आप आगे का सोच सकोगे. These are the things are very very important because ultimately again we are coming on same point. Your emotions and mental health is going to decide your milk flow. Okay, so एक एक चीज सॉर्ट आउट करते जाना है ताकि बेबी को ही हेल्प. So yes, now next important thing you should keep in a mind that baby का first potty जो रहेगा, मोशन जो बेबी पास करेगा, that will be a tar color, एकदम से ब्लैक रहेगा, डाबर के जैसा रहेगा या ब्राउनिश इन कलर रहेगा, तो भी आपको डरने की जरूरत नहीं है. एकदम से काला कलर रह सकता है, एकदम से ब्राउनिश कलर रह सकता है, बहुत ज्यादा स्टिकी रहता है ये पॉटी, तो डरने की बात नहीं है. ओके, दिस इज वेरी नॉर्मल थिंग. यूजुअली 36 आवर्स के बाद बेबी के पॉटी का कलर चेंज होना स्टार्ट हो सकता है. यस, 36 आवर्स के बाद. उसके पहले भी कभी कभी बेबी के पॉटी का कलर चेंज होगा, बट मैक्स टू मैक्स 36 to 38 आवर्स तक वो सेम कलर, वो सेम स्टिकीनेस रह सकता है. ओके, बेबी कैन पास अगेन एंड अगेन मोशन या यूरिन, उसको आप कंट्रोल नहीं रख सकते. या जरूरी नहीं डरना आपको कि इतनी बार कैसे मोशन कर रहा है, पी तो कुछ नहीं रहा है दूध पर बार बार मोशन कर रहा है, तो भी कोई बात जरूरत नहीं डरने की. Okay, if your baby is exclusively breastfed, then baby can pass motion 8, 10, 12, 15 times in a day as well. Nothing to worry. Initially इतना नहीं करता है, but first 36 hours में थोड़ा ये बहुत स्टिकी और ब्लैक इन कलर का स्टूल बेबी पास कर सकता है, ब्लैक एंड ब्राउन. तो दिस इज वेरी नॉर्मल. 36 to 38 आवर्स के बाद बेबी के मोशन का कलर या पॉटी का कलर चेंज होने लगता है टुवर्ड्स येलो. ओके, एंड दिस इज द नॉर्मल कलर ऑफ योर बेबीज मोशन. So we are talking about not only first few days, like सिर्फ hospitalization के दिन की बात नहीं करें, घर पे आने के बाद भी you should keep all these things in your mind. Okay, घर पे आने के बाद भी बेबी स्पिट आउट कर सकता है, वॉमिटिंग कर सकता है ना, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है वॉमिटिंग के रिलेटेड, स्पिट आउट के रिलेटेड, कि कब आपको कौन से रेड फ्लैग साइंस ये आपको ध्यान में रखना है. तो बाकी टाइम पे आपको एंशियस होने की जरूरत नहीं. उसी प्रकार से मोशन के रिलेटेड भी बेबी का पॉटी धीरे धीरे येलो की तरफ टर्न होगा, पर बेबी का पॉटी इनिशियल फ्यू डेज में सीडी टाइप ऑफ होगा. आपको ऐसे लगेगा कि बेबी के मोशन में, पॉटी में कुछ सीड्स पास हो रहा है. ओके, दाने दाने के जैसा पास होगा, या कोई फ्रूट का सीड होता है वैसे सीड उसमें रह सकते हैं. दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी नॉर्मल इन ब्रेस्ट फेड बेबी. ओके, ब्रेस्ट मिल्क जो बेबी लेते हैं उनमें ये सीडी पॉटी येलो कलर का हो सकता है, वाटरी होगा, बहुत स्टिकी नहीं रहेगा ये. ओके, आसानी से ये फ्लश ऑफ हो सकता है, ऐसा मोशन रहे. सो दीज आर द थिंग्स यू शुड कीप इन माइंड. इसके अलावा अगर कुछ है आप बेबी के पॉटी में तो आपको ध्यान देना है. ओके, तो वो स्पेसिफिकेशन क्या रहेंगे वो दैट इज टोटली डिपेंड ऑन योर बेबी.
नाउ घर पे आने के बाद भी आपने ये ध्यान रखना है कि बेबी का यूरिन आउटपुट अच्छे से मेंटेन हो रहा है ना. इट शुड बी 7 to 8 times in 24 hours. So usually first month I recommend do not use at least that disposable nappies. You should use cloth nappies so that you can track the count of urine output. या फिर एक बार 7 to 8 काउंट्स हो गया फिर उसके बाद आप पहना, क्योंकि आपको पता है कि आज के 24 आवर्स में का 7-8 बार तो भी बेबी ने सुसु कर दिया है. ओके, सो दिस वे यू कैन मैनेज, या यू कैन यूज द ड्राई मैट्स होते हैं, ड्राई शीट्स होते हैं, वो तो आप यूज कर सकते हैं. सो इससे समझ में आता है बेबी ने कितनी बार सुसु किया है. ओके, नाउ कमिंग टू, जैसे आप घर पे आते हो बेबी को मसाज देना स्टार्ट करते हो, तो कब मसाज देना सही रहेगा, मतलब बिफोर फीडिंग, आफ्टर फीडिंग, ये आपको ध्यान देना जरूरी है. बिकॉज वी वांट टू फिक्स बेबी का शेड्यूल एज वेल. बेबी का शेड्यूल जितना जल्दी आप फिक्स कर पाओगे उतना आपके लिए और बेबी के लिए बहुत आसान रहेगा. ताकि आपको कुछ प्लान करना है डे तो आप प्लान कर पाओगे, आपको रिज्यूम करना है ऑफिस तो वो दिक्कत नहीं आएगी, या घर पे भी अगर आप होम मेकर हो तो भी घर जो है प्रॉपर डे आप प्लान आउट कर सकते हैं. सेकेंडली, बेबी को ये सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए भी बहुत जरूरी है दैट बेबी का एक शेड्यूल होना चाहिए. बेबी को उसकी हंगर समझनी चाहिए, बेबी को उसके नीड समझनी चाहिए. सो when to give a massage before feeding या after feeding, it is very very important. So आप before feed massage दो या after feed massage दो, कोई problem नहीं. You should keep a gap of minimum 30 minutes in massaging and giving feed to your baby. मिनिमम 30 मिनट्स का गैप होना चाहिए. फिर आप पहले दो मसाज, बाद में दो, डजंट मैटर. ओके, जब भी आप बेबी को फीड दोगे तो उसके पहले या बाद में 30 मिनट्स के लिए मसाज नहीं देगा. ओके, सेकेंडली, कितनी देर के लिए मसाज चलेगा, इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर बेबी, हाउ बेबी इज, कितना वो एंजॉय करता है. ओके, सो initially 10 to 15 minutes massage is quite sufficient. धीरे धीरे जैसे बेबी बड़ा होता है तो उसका मसल मास भी बनता है, तो बेबी भी अच्छे से एंजॉय कर पाता है, बिकॉज उसमें भी थोड़ी एनर्जी अभी बन गई है. सो दैट टाइम कैन वेरी बेबी टू बेबी, वो कि जितना टॉलरेट कर पाता है उतना आप दे सकते हैं. ओके, सेकेंडली, विच काइंड ऑफ ऑयल टू यूज. You can use any edible oil to your baby. Make sure it is not over scented. Okay, उसको दूसरा कोई परफ्यूम या सेंट उसमें ऐड नहीं किया होगा, ये देखना है. नेचुरल सेंट इज ओके, जैसे एक तिल के ऑयल को एक अलग सा सेंट रहता है ना, ऑलिव ऑयल को एक अलग सा सेंट रहता है, हर एक ग्राउंडनट के ऑयल को एक अलग सा सेंट रहता है, तो दैट इज नेचुरल सेंट इज ओके. बट आर्टिफिशियल सेंट या उसमें एडेड ओवर एडेड सेंट नहीं होना चाहिए. So any kind of edible oil you can use for massaging. Best oil to give a massage is either almond oil या फिर olive oil for neonates. Okay, first few months के लिए olive oil is very nice. For body I am talking. For hairs, always coconut oil is good. Okay, coconut oil has very nice activators in it जो बेबी के हेयर ग्रोथ के लिए, स्कैल्प हेल्थ के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं. सो स्कैल्प मसाज के लिए कोकोनट ऑयल इज ओके. बॉडी मसाज के लिए आलमंड ऑयल या फिर कोई आयुर्वेदिक ऑयल अगर डॉक्टर रिकमेंड करता है तो यू कैन गो फॉर इट. पर कोई भी एडिबल ऑयल यू कैन यूज एंड ऑलिव ऑयल इज द बेस्ट. कौन सा ब्रांड यूज करना है, कोई भी ब्रांड यूज करो, आई डोंट प्रमोट टू एनी ब्रांड. यू शुड ट्राई फर्स्ट, टेस्ट फर्स्ट एंड देन गो अहेड. सो बेबी का मसाजिंग या कोई भी आप प्रोडक्ट्स बेबी के लिए यूज कर रहे हो, बाथ के लिए, मसाज के लिए, तो यू शुड ट्राई इट फर्स्ट एंड देन गो अहेड. सो ट्राई एंड टेस्ट के लिए देयर आर फ्यू एरियाज. ओके, एक तो एल्बो के सामने का पोर्शन जो है यहाँ पे होता है, यहाँ पे यू कैन ट्राई. कान के पीछे यू कैन ट्राई, नेक के थोड़ा सा नीचे यू कैन ट्राई, या फिर नी के पीछे का जो पार्ट होता है ना, जो गड्ढा होता है, वहां पे यू कैन ट्राई.
These are the areas where you can cosmetic products try कर सकते हैं. In case कोई allergy होता है, कोई rash बनती है, तो you should not go ahead to using that product. So baby को जब पहली बार कुछ भी यूज कर रहे हो तो पहले आपने टेस्ट करना है 24 आवर्स के लिए और फिर आगे उसको यूज करना है पूरी बॉडी के ऊपर. जरूरी नहीं कि मेरे बेटे को ऑलिव ऑयल सूट हुआ तो आपके भी बच्चे को हो, जरूरी नहीं. Each personality is different, each body is different, each skin is different. Individualization is very very important. Okay, so आप ये सारे यूज कर सकते हैं. सेकेंडली, कोई भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट आप अगर यूज करते हैं या कोई भी बेबी केयर प्रोडक्ट, कॉस्मेटिक नहीं करेंगे, हाँ, बेबी केयर प्रोडक्ट आप यूज करते हो तो मेक श्योर सबसे पहले आप ट्राई एंड टेस्ट करोगे. दूसरी बात, वो मिनिमल परफ्यूम्ड हो, कि उसमें कम से कम सेंट हो, बिकॉज यू नीड टू observe for the, give me a minute. So you should observe for any allergy. Okay, so allergy में क्या क्या हो सकता है वो हम पहले देखेंगे. Okay, जब आप कोई भी बेबी केयर यूज करते हैं, अगर वो एक्सटर्नल बेबी केयर कर रहे हो यूज, तो सबसे पहले आएगा स्किन के ऊपर आपको एलर्जी दिख सकती है. एंड सेकेंड इज यू मे ऑब्जर्व रेस्पिरेटरी सिम्टम्स एज वेल. ओके, सो जनरली यू शुड सी कि कोई भी बेबी केयर प्रोडक्ट यूज करने के बाद बेबी के बॉडी पे कोई रैश आ रहा है क्या. तो ये रैश अगर बहुत ज्यादा सारे बॉडी के ऊपर है तो यू शुड स्टॉप इमीडिएटली यूजिंग दैट प्रोडक्ट. ओके, पहले तो हमने कहा है कि एरियाज पे, जो पर्टिकुलर एरियाज बताए वहां पे तो आप ट्राई एंड टेस्ट करोगे. वहां पे अगर कोई रैश दिख रहा है आपको तो आपको आगे जाना ही नहीं है पूरी बॉडी के ऊपर. ओके, पर फिर भी ऐसा हो सकता है कि वो दिन नहीं आया, दूसरे दिन आपने पूरी बॉडी पे ट्राई किया और रैश आया, तो यू शुड स्टॉप इमीडिएटली यूजिंग दैट प्रोडक्ट. Skin allergies you can notice very well, okay, but respiratory allergies आपको इतने जल्दी से नोटिस होते नहीं है. and that can be because कि आप जो बेबी केयर यूज कर रहे हो प्रोडक्ट, उसमें अगर कोई सेंट होगा तो इट मे कॉज योर बेबी अ रेस्पिरेटरी एलर्जी एज. ओके, मतलब उस सेंट की वजह से बेबी को ब्रीदिंग डिफिकल्टीज हो सकती है. इवन बेबी को फीड लेते समय भी डिस्कम्फर्ट हो सकता है, नोज ब्लॉक हो सकता है, स्नीजिंग हो सकती है, कॉफिंग हो सकती है. ओके, सो यू शुड बी अलर्ट अबाउट ऑल दिस थिंग्स. अगर बेबी, देखो, बेबी बर्थ होने के बाद शुरुआत के दिन में थोड़ा सा छींकने भी वाला है. आई फॉरगॉट टू मेंशन दैट पॉइंट एज वेल. जैसे हमने यूरिन के बारे में देखा क्या क्या चीजें देखनी है, मोशन के बारे में देखा क्या क्या चीज करनी है, वॉमिटिंग के बारे में देखा, उसी प्रकार से योर न्यूनेट्स विल स्नीज 2 to 3 times in a day. So this is very normal. बेबी ने 4-5 बार छींक दिया इसका मतलब बेबी को सर्दी हुआ है, ऐसा नहीं है. बेबी का बॉडी कंप्लीटली अभी आउटर एटमॉस्फेयर से एडजस्ट कर रहा है, तो ऐसे हो सकता है 1-2 बार छींकना. पर अगर आपने कोई बेबी केयर प्रोडक्ट यूज किया और इमीडिएटली उसके बाद आधे घंटे के बाद या 15-20 मिनट के बाद ही बेबी बहुत ज्यादा स्नीज करना स्टार्ट किया, जो यूजुअल नहीं था, प्रीवियस 5-6 डेज के लिए आपने वो नोटिस नहीं किया, तो यू शुड थिंक अबाउट इट मे बी बिकॉज दैट प्रोडक्ट. तो देखो, वो स्मेल की वजह से तो उसको नहीं हुआ है. दिस वे यू कैन आइडेंटिफाई. दिस इज द जस्ट लर्निंग फेज. सेकेंडली, बेबी को ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है क्या, बेबी नींद में था और एकदम से हड़बड़ा के उड़ गया, रो रहा है, प्रॉपरली ब्रीथ नहीं कर पा रहा है, देन इट मे बी बिकॉज ऑफ दैट सेंट. ओके, या फिर बेबी के फीडिंग के दौरान बेबी बार बार लैच अनलैच कर रहा है, तो इट मे बी बिकॉज ऑफ नोज ब्लॉक होने के कारण बेबी को फीडिंग के दौरान ब्रीदिंग करने नहीं आता है और बेबी फिर माउथ ब्रीथ करना स्टार्ट कर देता है, तो अगेन लैच एंड डिलैच हो सकता है.
So these are the things you should compare कि पहले 2-3 दिन ऐसा नहीं हो रहा था और अपने आप से अभी अचानक से हुआ है. तो you should start studying कि ये दिन आज मैंने क्या चेंज किया. उसमें से अगर आपको समझ में आ गया कि 2-3 दिन ये सारी चीजें हम नहीं कर रहे थे, आज से हमने मसाज देना स्टार्ट किया, तो that मसाज का ऑयल can cause these changes as well. It can cause, होगा ही ऐसा नहीं. So this way you can identify कि मेरे बेबी को क्या सूट हो रहा है क्या नहीं. This way, okay. So try to stick for non-fragrant, non-scented चीजें आपको ज्यादा से ज्यादा यूज करना है. फिर जब आप बेबी वॉशिंग प्रोडक्ट्स यूज करते हैं वो टाइम पे भी आपको इसके ऊपर ध्यान देना है. जिसका कम सेंट होगा वो यूज, ठीक है. So this is about the basic things you should know. Now coming to how to fix a schedule of your baby. किस तरह से बेबी का शेड्यूल फिक्स करना है आप. ओके, बेबी का शेड्यूल फिक्स करना ये itself starts from womb only. It's a kind of गर्भ संस्कार only. Okay, as I told you day 1 को ही कि जब मम्मी सोएगी उसके बाद 30 to 40 मिनट्स के बाद बेबी सोएगी. ओके, सो नाउ यू शुड स्टडी योर शेड्यूल. मैं अगर रात को 12 बजे तक फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर ये सब देखते रह रही हूँ, व्हाट्सएप देखते रह रही हूँ, आई कैन सी काफी मेरे पार्टिसिपेंट्स 12 बजे भी ऑनलाइन दिखते हैं मुझे व्हाट्सएप पे, ओके, या फिर इंस्टा पे. सो आपको देखना है, अगर आप 12 बजे तक रात के जगते हो तो आपका बेबी डेफिनेटली 1:30-2 बजे तक जगने वाला है. नाउ हियर यू शुड अंडरस्टैंड द स्लीप साइकिल. सब में स्लीप के स्टेजेस होते हैं. एवरी इंडिविजुअल हैज स्लीप स्टेजेस. फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड स्टेज ऑफ स्लीप. फर्स्ट स्टेज ऑफ स्लीप जो है यूजुअली 12 से 12:30 तक चलता है, ओके, विच इज एक्चुअली अ लाइटर स्लीप. 12:30 से लेकर के 3:30 तक या 4 बजे तक सेकेंड स्टेज ऑफ स्लीप रहता है, विच इज अ वेरी डीप स्लीप. और 3:30 से लेकर के आगे लाइक 5-6 तक जो होता है थर्ड स्टेज ऑफ स्लीप. अगर आप फर्स्ट स्टेज ऑफ स्लीप मिस कर देते हो तो फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज ऑफ स्लीप एक हो जाएगी या फिर वो ओवरलैप हो जाएगी, तो वो डिस्टर्ब स्लीप रहेगी. डीप स्लीप अगर डिस्टर्ब रहती है तो अपने आप से आगे के स्टेजेस जो है वो सारे डिस्टर्ब रहते हैं. बेबी का स्लीप अगर अच्छे से नहीं होगा तो बेबी विल नॉट टेक फीड प्रॉपरली. कॉमन थिंग है, हमारी नींद जिस दिन नहीं होती है अच्छे से तो हमें अच्छी तरह से खाना जाता है क्या दूसरे दिन? नहीं जाता है. एक तो ब्रेकफास्ट नहीं जाएगा, लंच नहीं जाएगा या कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा. सेकेंड थिंग, हमारी नींद अच्छे से नहीं होती है तो दूसरे दिन हमारा काम भी अच्छे से नहीं होता है, ओवर टायर्डनेस हमें लगता है. सेम थिंग हैपन विद बेबी एज वेल. सो बेबी का स्लीप शेड्यूल फिक्स करना ये आपके हाथ में है सिंस फ्रॉम वूम ओनली. ओके, यूजुअली 20 to 22 वीक्स ऑनवर्ड्स, 22 हफ्ते से आगे बेबी का स्लीप पैटर्न फिक्स होना स्टार्ट हो जाता है. अगर बेबी का स्लीप पैटर्न अच्छे से फिक्स हुआ तो बेबी का आप फीडिंग पैटर्न फिक्स कर सकते हैं, बाथिंग टाइम फिक्स कर सकते हैं, मसाजिंग टाइम फिक्स कर सकते हैं और इस प्रकार से बेबी का शेड्यूल आप फिक्स कर सकते हैं. दिस इज गुड फॉर योर बेबी ग्रोथ एज वेल एज दिस इज गुड फॉर मदर शेड्यूल एज वेल. अगर आपको कोई डे प्लान करना है तो भी आपको अच्छे से वो बनता है. चलो, अभी तक का स्टेज अगर आपका ओवर हो गया, स्टिल यू हैव टाइम, यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. आपका बेड टाइम रूटीन फिक्स करो ताकि बेबी का बेड टाइम फिक्स होगा. सो नाउ हम अभी यहाँ पे बात करेंगे पोस्ट डिलीवरी के बाद में किस तरह से बेबी का शेड्यूल फिक्स करना. You should start following bedtime rituals. You can even start following these bedtime rituals since from pregnancy itself. Bedtime rituals में क्या क्या आता है? बेड टाइम स्टोरी आ सकती है, बेड टाइम म्यूजिक आ सकता है,
फ्यू कल्चर्स में, कुछ रिलीजन्स में बेबी को बेड टाइम के दौरान मसाज दिया जाता है, दैट आल्सो कैन बी देयर. एंड सेकेंड फ्यू थिंग्स यू शुड फॉलो कि बेड टाइम रिचुअल्स में स्विचिंग ऑफ द लाइट्स, ओके, मिनिमल साउंड, minimal light in a room, minimal movement in a room, these all come under bedtime rituals. तो ये सारे चीजें जो है आप प्रेगनेंसी से स्टार्ट कर सकते हैं फॉलो करना, क्योंकि बेबी अंदर से ये सारी चीजों को देख रहा है, समझ रहा है. ओके, इनिशियली बेबी को डे एंड नाइट का डिफरेंशिएशन समझता नहीं है, क्योंकि बेबी जब अंदर है तो बहुत ज्यादा उसको ये डिफरेंशिएट नहीं होता है, अंधेरा होता है हमारे वूम में भी. जब तक स्पॉटलाइट सिर्फ बेबी के तरफ अगर नहीं होगा तब तक बेबी को इतना ज्यादा समझता नहीं है. ओके, सो वो एक छोड़ करके बाकी सारी चीजें जो है आप बेबी के साथ बेड टाइम रिचुअल करके अभी से स्टार्ट कर सकते हैं. Like reading story to your baby, you can start right from womb only. Listening to a soothing music or lullabies, जिसे हम बडबड गीत किंवा अंगाई गीत म्हणतो मराठीमध्ये, that you can start following since womb only. बेबी को ये सारे स्टोरीज या ये सारे गाने, ये म्यूजिक या ओंकार उच्चारण अगर बाद में भी आपको बेबी को सुनाते हैं तो बेबी विल सूद इमीडिएटली, बहुत जल्दी से वो सूद होता है, क्योंकि उसको एक सिक्योर्ड फीलिंग आती है कि जो मैं 9 महीने सुनते आया हूँ वही मैं अभी भी सुन रहा हूँ, मतलब सारी चीजें वही है. सो इट गिव्स अ सिक्योर्ड फीलिंग टू योर बेबी. सो यू कैन अभी से प्रिपेयर हो सकते हैं. 4-5 अंगाई गीत तुम्हें लुलुबीज जो है 4-5 आप सिलेक्ट करके रख सकते हो, खुद गाओ या प्ले करो, टोटली डिपेंड ऑन यू. या 5-6 स्टोरीज, बेड स्टोरीज जो है वो आप कर सकते हैं. कंसिस्टेंसी इज द की. ओके, हर रोज नई लुलुबी, रोज नया अंगाई गीत अगर आप गाओगे तो इट विल नॉट गोइंग टू वर्क इट ऑन, क्योंकि बेबी छोटा है, उसकी मेमोरी भी छोटी है अभी. ओके, सो कंसिस्टेंटली रोज रोज वही. इसीलिए आपने देखा है कि हमने ओंकार या स्तोत्र मंत्रोच्चार जो हम रेगुलरली वही लेते हैं. कंसिस्टेंसी इज इम्पोर्टेंट. वी वांट इफेक्ट, नॉट अ फैंसी थिंग. हमने कितना किया कोई मतलब नहीं है, किस तरह से किया और उसका असर कितना हुआ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो आप जो है ये सारी चीजें अभी से स्टार्ट कर सकते हैं. बेड टाइम फिक्स करो आपका, वो टाइम पे ये सारे बेड टाइम रिचुअल्स फॉलो करना स्टार्ट करो. सो इट विल हेल्प योर बेबी टू शेड्यूल इट्स स्लीप इवन आफ्टर बर्थ. यही सारी चीजें आपको बाद में भी फॉलो करनी है, बिकॉज फर्स्ट 40 days बेबी लिव लाइक इन अ वूम ओनली. जैसे वो अभी है उसी प्रकार से बेबी बाहर आने के बाद भी बिहेव करता है फर्स्ट 40 days तक. ओके, तो आपको अभी देखना है कि आपकी नींद कितनी है, उसके ऊपर से बेबी सोएगा. ओके, तो बाद में कंप्लेन नहीं करना कि बेबी सोता ही नहीं है, बहुत ही नींद कम है. सेकेंड थिंग आई टोल्ड यू, इन गर्भ चिंतन चार्ट के टाइम पे भी आपको न्यूनेटल क्वालिटीज विजुअलाइज करनी है. यू हैव टू पेन इट डाउन या आर्ट इट डाउन, है ना. तो आपने वो भी एक पॉइंट उसमें देखा है कि आई वांट माय बेबी स्लीप, साउंड स्लीप, गुड स्लीप. ओके, तो ये सारी चीजें भी बेबी में इनकलकेट होती है. कितने लोगों ने बनाया है गर्भ चिंतन चार्ट? जिन्होंने वो सेशन अटेंड किया, मैत्री ने बनाया, परफेक्ट. बाकी सारों के तो कैमरा ऑफ है ना. पूजा ने भी हाँ बताया, श्रुति ने बनाया, परफेक्ट. सो आई वुड लाइक टू हैव द लुक ऑन इट. इफ यू कैन, इफ यू आर कंफर्टेबल शेयरिंग इट ऑन. यस, साइली ने भी बनाया. या पूछना है कुछ? जस्ट वेट अ मिनट. इफ यू आर कंफर्टेबल यू कैन शेयर इट ऑन ग्रुप या फिर इंडिविजुअल. आई वुड लाइक टू हैव इट. ओके, ओके, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन अप टिल नाउ? किसी को कुछ पूछना है, बताना है? बिलवा और साइली ने हैंड रेज किया, बट आई एम नॉट श्योर कि उनको क्वेश्चन है या उन्होंने गर्भ चिंतन चार्ट बनाया ऐसे बोल रहे. No, we have made the Chintan chart. I have made. ओके, ओके बिलवा, ठीक है. सो ये सारे जो चीजें यू कैन स्टार्ट प्रैक्टिकली विजुअलाइजिंग एंड फॉलोइंग. ओके, सो एक बार अगर बेबी का आप
बेड टाइम फिक्स कर पाते हो, उसमें सक्सेस अगर आपका आता है तो उसका डे शेड्यूल भी आपको फिक्स करने में बहुत आसानी हो। वाई? बिकॉज बेबी रात को ठीक से सोएगा तो मॉर्निंग में ठीक से उठेगा टाइम पे, मॉर्निंग में ठीक से उठेगा तो यू कैन फॉलो ऑल दिस थिंग, लाइक उसका फीडिंग सेशन है, मसाजिंग सेशन है, या फिर बाथिंग सेशन एंड ऑल, ओके, और अकॉर्डिंगली यू कैन फॉलो योर शेड्यूल एज। सो स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम टुडे ऑन बेड टाइम, प्रेगनेंसी से आप स्टार्ट कर सकते हैं। सोचो अगर नहीं हुआ ये सारी चीजें तो यू कैन स्टार्ट शेड्यूलिंग योर बेबी पोस्ट नेटल केयर में कैसे, फ्रॉम मसाज टाइम, कि मसाज टाइम से आप बेबी का शेड्यूल फिक्स करना स्टार्ट कर सकते हैं, अगर बेड टाइम आपने नहीं हुआ हो पाया तो। वो कैसे? यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज अ गुड टाइम टू मसाज योर बेबी, दिन में कौन से टाइम पे मसाज देना अच्छा है। एनी टाइम इज ओके। मेनी कल्चर्स या रिलीजन्स में रात के समय मसाज दिया जाता है बेबी को, ओवरनाइट वो ऑयल रखा जाता है और मॉर्निंग में बाथ दिया जाता है। सो इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर कल्चर कैसे है, उसके अकॉर्डिंग यू कैन वर्क, ओके। पर आपका अगर ऐसा कोई फिक्स कल्चर नहीं है देन यू कैन गिव अ मसाज, और यू शुड गिव मसाज इन अ मॉर्निंग आवर्स। Preferable time is between 8:30 to 11:30 is a good time to give a massage in any season, क्योंकि 8:30 से 11:30 के बीच में ना तो बहुत ज्यादा आई एम टॉकिंग अबाउट इंडियन एटमोसफेयर, हाँ, सो बहुत ज्यादा ठंडी नहीं होती है, बहुत ज्यादा गर्मी नहीं होती है, इवन विंटर हो, रेनी सीजन हो या समर हो, ज्यादा गर्मी भी नहीं होती है इस टाइम में, या विंटर में ज्यादा ठंडी भी नहीं होती, या रेनी सीजन में बहुत ज्यादा डैम्पनेस भी नहीं होता है। दिस इज द फ्रेश पीरियड ऑफ डे, 8:30 to 11:30, okay, that's why you can pick up any time frame between this period, okay. You should follow a specific time period for massage। आज 8 बजे दे दिया, कल 12 बजे दे दिया, परसों 4 बजे दे दिया, ऐसा काम का नहीं है, फिर शेड्यूल फिक्स नहीं होगा। यू शुड, जैसे हमने बायोलॉजिकल क्लॉक के बारे में सीखा था डाइट सेशन में, तब मैंने बताया था कि आपके खाने का एक टाइम फ्रेम होना चाहिए, उसी प्रकार से बेबी का मसाज और बाथ टाइम का भी एक टाइम फ्रेम होना चाहिए। लाइक 8:30 से 9 के बीच में मैं मसाज दूंगी, या 9 के 10 के बीच में एक मसाज दूंगी, इस प्रकार से कोई भी टाइम फ्रेम यू कैन चूज, ओके। अगर बेबी बहुत गहरी नींद में है तो एक आधी बार ये स्किप हो सकता है टाइम फ्रेम, सो इट्स ओके। 1 or 2 days in a week एक्सेप्शनल इज क्वाइट ओके, बट मैक्सिमम टाइम ये शेड्यूल होना चाहिए, ओके। सो मसाज का टाइम अगर आप फिक्स करते हो तो उसके आगे बात रहता है। यूजुअली आई रिकमेंड टू माय पार्टिसिपेंट गिविंग मसाज बिटवीन 8:30 to 11:30, इसमें का कोई भी एक आधे घंटे का टाइम फ्रेम आप पिक कर लो और उसमें बेबी को मसाज दो। मसाज के 15-20 मिनट्स के बाद आई रिकमेंड टू गिविंग अ बाथ, instead of keeping that oil overnight or more than 1 hour or 2 hour, ज्यादा देर तक रखने से जल्दी से आप बात करो, ऐसे मैं पार्टिसिपेंट्स को रिकमेंड करती हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा ऑयल के कारण भी कभी कभी बेबी एक्नेस आ सकते हैं, ओके, दैट वी डोंट वांट। So after giving a massage, you can give a baby bath in after 15 to 20 minutes. Okay. After bathing, यूजुअली अगर आपने अच्छे से बेबी का रात का शेड्यूल फिक्स हुआ या मसाज अच्छे से दिया है तो पोस्ट बाथिंग बेबी कैन स्लीप फॉर अ लॉन्गर पीरियड 2 to 3 hours एज वेल, ओके। सो रफ शेड्यूल मैं यहाँ पे देती हूँ। रफ शेड्यूल, लेट्स से बेबी को 6 के बाद बिल्कुल भी ज्यादा एंटरटेन नहीं करना है, शाम, ओके। इवनिंग टाइम बेबी को ज्यादा स्टिमुलेट नहीं करना होता है, ओके। अगर इवनिंग को बेबी को आप स्टिमुलेट करोगे तो बेबी विल गो अंडर ओवर टायर्डनेस, ओवर टायर्डनेस के कारण फिर बेबी को नींद नहीं आती है। आपने भी कभी ये महसूस किया होगा, जब आप बहुत थक जाते हो तो नींद तो आती है पर नींद लगती नहीं है ना, ऐसे लगता है कि बहुत नींद आ रही है पर नींद लगती नहीं। सेम थिंग हैपन विथ योर बेबी एज वेल। सो यूजुअली 5:30 to 6 onwards, no playing time at all, नो आई टू आई कॉन्टेक्ट टू योर बेबी, क्योंकि बेबी को आपकी आंखों से ही बात करना आता है सबसे पहले,
कि बेबी की विजन बहुत थोड़ी है, बेबी कैन लुक ओनली आपके चेस्ट से लेकर के फेस तक का जितना डिस्टेंस है उतना ही देख पाता है पहले महीने तक, इससे ज्यादा साइट नहीं होती है बेबी को। ओके, सो नो आई टू आई कॉन्टैक्ट, नो प्लेइंग टाइम, नो लाउड साउंड, नो टॉय साउंड, ओके, और नो अदर एनी स्टिमुलेटिंग एक्टिविटीज टू बेबी। ओके, बेबी को बस फीड करवाओ, बप करवाओ, थोड़ा सा जेंटल मसाज और रबिंग टमी करो या साइकिलिंग करो, वेरी जेंटल वे से। बहुत ज्यादा गप्पे नहीं लड़ाना है बेबी से, आई टू आई कांटेक्ट नहीं रखना है। म्यूजिक अगर आप प्ले कर रहे हो तो दिस शुड बी सूदिंग म्यूजिक, ओके, इट शुड नॉट बी अ लाउड म्यूजिक जिससे नींद आए, लुलुबीज हो, या कोई अगर आप रिलीजियस है तो आप कोई भगवान का प्रेयर लगा सकते हैं नॉट, ओके, जिससे बेबी की स्लीप जो है वो डिस्टर्ब ना हो। हमें बेबी का एक शेड्यूल मेंटेन करना है। इस प्रकार से अगर आप बेबी को हैंडल करते हो तो 6 से 8 के बाद में बेबी को नींद लग जाती है। इनिशियल फ्यू मंथ्स बेबी कैन स्लीप फॉर 20 to 22 आवर्स एज वेल, कि बहुत देर के लिए सोता है। सो इस तरह से बेबी नींद लगती है। ड्रीम फीड यू कैन बेबी को ड्रीम फीड कर सकते, बेबी को उठा के फीड करने की जरूरत नहीं है। बेबी को ड्रीम फीड किया तो भी बर्पिंग इज इम्पोर्टेंट, बर्पिंग भी बेबी नींद में ही बर्प आउट कर लेता है, बाद में वापस से सो जाता है। इस प्रकार से नाइट टाइम रिचुअल यू कैन फॉलो। पीच लाइट इन रूम, बहुत लो लाइट या फिर अंधेरा भी रख सकते हैं आप, पर आपको फिर समझेगा नहीं बेबी को कहाँ होल्ड करना है, कैसे करना है। तो एक छोटा सा आप पीच लाइट जो है वो रख सकते हैं। लो वॉइस करके टीवी, मोबाइल्स, लैपटॉप्स, ये सारे जो गैजेट्स है दे शुड अवे फ्रॉम योर बेबी। ओके, सो बेड टाइम रिचुअल सिर्फ मदर और बेबी ने फॉलो करने में कोई फायदा नहीं है, सारे घर के फैमिली मेंबर्स ने फॉलो करना जरूरी होता है। इनिशियल फ्यू डेज, लेट्स से मंथ तक 30 to 40 डेज ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी फैमिली मेंबर्स दूसरे रूम में टीवी देख रहे हैं और आप आपके रूम में बेबी के साथ सोए तो इट कैन वर्क, बट वंस बेबी स्टार्ट एक्सप्लोरिंग, ओके, एक बार उसकी एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है, जो कि यूजुअली गर्भ संस्कारित बेबीज में वी कैन सी 25-30 डेज के बाद बहुत ज्यादा बेबी एक्सप्लोरेटिंग फेज में आ जाते हैं, ओके, तो दे कैन अंडरस्टैंड कि मेरे माँ के अलावा भी और फैमिली मेंबर्स इस घर में रहते हैं, बट दे आर नॉट कुछ तो अलग सा साउंड आ रहा है, कुछ बाकी मूवमेंट हो रहे हैं, तो बेबी विल गेट डिस्ट्रैक्टेड वेरी इजी। ओके, सो पहले से ही आदत लगाओ घर को। हाँ, अनुश्री का कोई तो सुन रहा है वो साइड में, शी इज गिविंग, देखो ये सब फॉलो करना है, सो इट्स ट्रू। bedtime ritual is not only for mother and baby but it's for family too, okay, specifically at least to father, okay, या जो भी आपका बेबी केयर है करने वाला है उसको। So this you should follow. Once you will make your baby sleep by 10 or so, 8 से 10 के बीच तक बेबी अच्छे से सो अगर जाता है तो बेबी will remain in a sleep for 11 to 12 hours पूरी रात में। So baby will wake up completely in the morning, let's say 7-7:30 बजे वगैरह उठ सकता है वो। बाद में रात में तो फिर तो वो ले रहा है, बट इट विल बी अ ड्रीम फीड। मॉर्निंग में 7-7:30 बजे अगर बेबी उठा तो यू कैन प्ले अ लिटिल बिट मॉर्निंग में उठने के बाद। यूजुअली वन मोर थिंग, बेबी यूजुअली वेक अप बाय 3 or 4, ओके, रात में 3 या 4 बजे उठ के वो खेलते हैं, तो वो खुद का खेलते हैं, दे डोंट नीड एनी एंटरटेनमेंट एट दैट टाइम, एंड यू शुड आल्सो नॉट एंटरटेन, ओके, वो अपने आप से खेलते हैं। मेक दैट हैबिट टू प्ले देयर ओन। वो टाइम पे अगर आप बेबी को रिस्पॉन्ड करते हो, बेबी के साथ खेलते हो, तो बेबी विल डिमांड इट डेली, रोज उठो और खेलो। इनिशियल डेज में इट इज व्हेरी इजी, 9 दिवस म्हणतो ना फार छान वाटतं बाळासोबत खेळायला, बट बाद में इट मे टर्न टू अ हेक्टिक शेड्यूल, क्योंकि 3-4 बजे की जो गहरी नींद होती है वो आपको फिर नहीं मिलेगी। सो मेक योर बेबी इंडिपेंडेंट प्ले, ओके, वो खुद का खुद खेलेगा, खेलते खेलते ही सो जाएगा, चाहे वो 2 दिन का हो, 5 दिन का हो या फिर 2 महीने का हो।
अपने आप से खेलेगा और वो दूध पी करके वापस से सो जाएगा. You should start entertaining your baby again. You are responding your baby again in playtime after 6:30 or 7 in the morning. ओके सो इस प्रकार से आपकी भी नींद अच्छे से होती है. यू कैन फिक्स अ शेड्यूल. लेट्स से 6 या 7 के बीच में बेबी बहुत अच्छे से एक्टिव अगर हो गया और आप अगर उसके साथ खेल पा रहे हो तो खेलो. बेबी सोया है तो सोने दो. धीरे धीरे फिर बेबी 7:38 तक अगर उठ गया, उठने के बाद यू कैन गिव इमीडिएट ब्रेस्ट फीड टू योर बेबी. दिस इज अ रफ शेड्यूल आई एम टॉकिंग अबाउट. इट मे वेरी बेबी टू बेबी. ओके फिर उठने के बाद सबसे पहले आप बेबी को फीड करवा सकते हो. उसके बाद अच्छे से नैपी वगैरह उसकी चेंज कर सकते हो एंड देन थोड़ी देर के लिए खेल सकते हो. ओके बेबी उठने के तुरंत बाद उसको मसाज और बाथ आप दोगे तो बाथिंग के बाद बेबी विल नॉट स्लीप. हाउ ही कैन, क्योंकि पहले रात भर वो सोया है ना. तो उसको पहले थोड़ा सा नैपी चेंज करो, फीडिंग करवाओ, उसके साथ खेलो. क्या क्या खेलना है, यू कैन इवन expose to a different type of sounds. Okay initial few days के लिए बेबी कैन आइडेंटिफाई ओनली ब्राइट कलर्स. रेड एंड ब्लैक को बस आइडेंटिफाई करता है बेबी, बाकी कोई कलर उसको दिखते नहीं है. आपकी इमेज भी बेबी को ब्लैक एंड व्हाइट दिखती है शुरुआत में. ओके बेबी कैन नॉट अंडरस्टैंड द फीचर, बहुत अच्छे से फीचर्स या फिर कलर आपके स्किन का ये नहीं समझता है बेबी को. सो बेबी की पहले विजन ब्लैक एंड व्हाइट होती है, धीरे धीरे उसमें कलर इफेक्ट्स आने लगते हैं. सो इनिशियली बेबी कैन आइडेंटिफाई ओनली ब्लैक कलर एंड रेड कलर, डार्क कलर. सो यू कैन शो दैट टू बेबी टू स्टिमुलेट इट्स साइट. Okay, this way you can even stimulate baby का brain even after delivery. Okay, so जो brain boosting activities आप womb में कर रहे हो वो बाद में भी कंटिन्यू कर सकते हैं. इससे बेबी का ब्रेन भी डेवलप होगा, बेबी का टाइम भी स्पेंड होगा और बेबी थोड़ा सा थकेगा भी. ओके क्योंकि उसके ब्रेन को स्टिमुलेशन मिल रहा है. सो दिस वे यू कैन प्ले विथ योर बेबी. ओके उसकी साइकिलिंग करवाओ पैर की. बेबी को अलग अलग माउथ फीचर्स दिखाओ, हंस के दिखाओ कि थोड़ा सा रोक के दिखाओ, छोटा सा अलग अलग फेशियल एक्सप्रेशंस यू कैन टीच टू योर बेबी. बेबी के हाथ पैर से थोड़ा सा टच सेंसेशन उसको दे सकते हो आप. यू कैन शो डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स, डिफरेंट डिफरेंट जगह से आप करो. तो दिस नीड्स अ कंसिस्टेंसी. पहले दिन एकदम से सीखेगा या रिएक्ट नहीं करेगा, पर बार बार ये सारी चीजें आप करोगे तो बेबी विल स्टार्ट रिएक्टिंग टू इट. Okay, baby will explore all these things. So इन सारे चीजों में मिनिमम 1 घंटा या चला जाता है, 40 to 45 minutes चले जाते हैं. This is sufficient for your baby. Then your baby again ready to sleep. ओके सो फीडिंग का सेशन 15-20 मिनट का हो गया, प्ले टाइम 15-20 मिनट का हो गया. ओके और फिर 15-20 मिनट का मसाज टाइम आ जाए. Okay, so this way you can stretch that 1 to 1.5 hour बेबी का. उसके बाद फिर आप बात अगर बेबी को देते हो तो बेबी कैन स्लीप फॉर लॉन्गर 2 to 3 hours. आई हैव सीन कि बेबी अच्छे से 4-4, 5-5 घंटे भी नहाने के बाद सोते हैं. सो अच्छा है ना, रात में 12 घंटे की नींद मिल रही है, दिन में 3-4 घंटे की नींद मिल रही है, तो नई मम्मी को और क्या चाहिए. इसमें आप आपका कंप्लीट डे प्लान आउट कर सकते हैं ना अच्छे से. सेकेंडली बेबी का भी ग्रोथ अच्छे से होगा. इनिशियल डेज में बेबी जितना ज्यादा सोएगा उतना उसका ग्रोथ, फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ अच्छे से होगा. ओके उसको स्ट्रेस कम क्रिएट होगा. सो दिस वे यू कैन डू ऑल दिस थिंग्स. ठीक है, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन अप टिल नाउ शेड्यूलिंग योर बेबी. वापस से फिर बेबी अगर 2-3 घंटे के लिए सोएगा तो लेट्स से अगर आपने टाइम देखा 9, 9:30 बजे आपने बेबी को मसाज दिया है. फॉर एग्जाम्पल आपका बेबी 7 बजे उठता है, इसलिए 9, 9:30 बजे आपने बेबी को मसाज दिया. बेबी 6 बजे अगर उठ गया तो खेलने के बाद 8, 8:30 बजे मसाज दे सकते है ना. दिस वे यू कैन फिक्स शेड्यूल. 9, 9:30 को मसाज दिया, 10 बजे तक नहाना हो जाएगा, 10:15 बजे तक दूरी वगैरह देना हो जाएगा. 10:15 बजे से लेकर के 12, 12:30 तक बेबी सो पाएगा.
है ना, 12 साढ़े 12 बजे वापस से उठेगा, देन अगेन यू कैन फॉलो ऑल दिस थिंग्स, है ना, प्लेइंग टाइम, फीडिंग टाइम, है ना, एक्सप्लोरिंग टाइम, कुछ तो कुछ उसको नया नया दिखाओ। वापस से 2-2:30 बजे बेबी सोएगा, 2-2:30 से लेकर के 5-5:30 तक वापस से सोएगा, 6 बजे वो उठेगा, बट वी आर नॉट गोइंग टू एंटरटेन आवर बेबी, वी आर जस्ट पासिंग दैट टाइम, ओके। विथ लुलुबीज है या फिर कोई प्रेयर है एंड ऑल। वापस से बेबी थोड़ा सा थकेगा, क्योंकि शाम के टाइम पे वैसे भी दिन भर का टायर्डनेस उसको आता है। वो माहौल आप क्रिएट कर रहे हो सोने का, वो माहौल में बेबी वापस से सो जाएगा, बेबी अगेन वेकअप एट द मॉर्निंग 7, 6 और 8 व्हाटएवर द शेड्यूल। इसी प्रकार से होगा। ये अगर पहले 1 या 1.5 महीने में आप अचीव कर लेते हो तो इट विल कंटिन्यू फर्दर फॉर अ ईयर। पर अगर ये पहले महीने में शेड्यूल नहीं हो पाता है, then make sure कि आपको नाइट आउट्स करना पड़ सकता है एनी टाइम, okay? That's why it's my humble request to a mother, try to fix your bedtime at least 20 to 22 weeks onwards. बहुत ही एक्सेप्शन है, आपका नाइट जॉब ही है तो हम कुछ नहीं कर सकते उसके, पर अगर आपका टाइम, ऑफिस का टाइम वगैरह अच्छे से मैनेज होता है तो एटलीस्ट फिक्स योर स्लीपिंग टाइम। आपके सोने के बाद बेबी 30-40 मिनट्स सोएगा, उसके बाद सोएगा, ओके। सो यू शुड ट्राई टू अचीव फर्स्ट स्टेज ऑफ स्लीप बाय एनी कॉस्ट, आपका भी और बेबी का भी। एक बार अगर फर्स्ट स्टेज ऑफ स्लीप आपने अचीव कर लिया तो सेकेंड थर्ड स्टेज आता ही है, ओवर टायर्डनेस होता नहीं है फिर। अदरवाइज ओवर टायर्डनेस की वजह से बेबी क्रैंकी रहता है, फिर बार बार डिमांड करता है फीड की, फिर बार बार पीने से ओवर फीडिंग होता है, ओवर फीडिंग से कोलिक फॉर्म होता है, कोलिक फॉर्म से पपिंग होता है, दैट साइकिल गोज ऑन। Okay, so this way you can schedule your baby. Any doubt, any question up till now? इसमें किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है? Yes, बिल्वा। मॅम रात्रीचं बेड टाइमचं क्लिअर आहे, बट माझ्या केसमध्ये मी दिवसभर जास्त झोपत नाही, तर ते पण इम्पॅक्ट करू शकतं का? No, why to? No necessary, not necessary. Usually this schedule we are fixing for further days. पहले इसमें अगर बेबी को कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होगा तो बेबी दिन में भी सोने ही वाला है, बट वंस बेबी स्टार्ट एक्सप्लोरिंग, ओके, वो एक्टिव होता है, जैसे मैंने कहा 25-30 डेज ऑनवर्ड्स, देन बेबी धीरे धीरे स्टार्ट होता है कि उसके आजू बाजू के मूवमेंट समझना, डे एंड नाइट में डिफरेंशिएट करना, तो उस वो टाइम पे फिर बेबी जो है ना ओवर स्टिमुलेशन फेज में जा सकता है, वो ना हो इसलिए अभी से हम आदत लगा रहे हैं। तो डेली आप दिन भर में जितना भी एक्टिव रहते हैं, दिस इज नॉट गोइंग टू हैम्पर एट ऑल टू योर बेबी स्लीप, क्योंकि हमें नाइट टाइम स्लीप इज वेरी इम्पोर्टेंट। जैसे जैसे बेबी ग्रो होगा तो अपने आप से उसके नींद के आवर कम ही होने वाले, वो दिन भर सो के रहेगा ही नहीं, ओके। सो डे टाइम विल नॉट इम्पैक्ट, पर वो कब इम्पैक्ट नहीं होगा अगर उसका नाइट शेड्यूल फिक्स है। तो मैंने वही कहा, अगर रात में बेबी ठीक से सोएगा तो वो मॉर्निंग में ठीक टाइम पे उठेगा, तो उसका मसाज, बाथिंग, फीडिंग टाइम पे होगा। पर अगर रात में बेबी ठीक से नहीं सोगा तो वो बेबी दिन भर सोते रहेगा और रात को जगेगा डेफिनेटली। 24-24 घंटा तो कोई सोएगा नहीं, है ना। सो दिस वे, सो दिन भर कितना भी आप एक्टिव रहो कोई प्रॉब्लम नहीं। हम यहाँ पे ये शेड्यूल क्यों फिक्स कर रहे हैं? टू मेक योर बेबी इंडिपेंडेंट, उसको समझे कि रात में सोने के लिए हो, इसके लिए सारा ये चीज है, ओके। जैसे ही वो अच्छे से ये समझ पाता है तब तक उसकी हैबिट डेवलप हो जाती है, तो हैबिट एंड समझ दोनों एक साथ काम करेंगे तो आपकी फ्यूचर डेज जो है ना वो अच्छे से जाते। बिलीव मी, यूजुअली ना पहले 2 महीने में ना कुछ जरूरत नहीं पड़ती है बेबी को सुलाने की, और अगर फीडिंग अच्छे से है बेबी का या सब कुछ चीज, क्योंकि बेबी वैसे भी सोने ही वाला है। पर वो टाइम पे अगर बाद में क्या पूरा शेड्यूल फिक्स नहीं हुआ ना तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है मम्मी के लिए बाद में या फैमिली मेंबर्स के लिए बाद में, और तब आप इसके ऊपर वर्कआउट नहीं कर सकते क्योंकि बेबी एक्सप्लोरिंग स्टेज में आ गया, बेबी अभी हाथ में नहीं रहा है। इसलिए जब तक वो ना समझे तब तक उसको अच्छे से आदत लगा, ओके, तो वो अच्छे से समझदार बन जाए प्रॉपर वे।
दिस इज द थिंग। आप दिन में कितना भी एक्टिव रहो कोई प्रॉब्लम, बेबी वही अडॉप्ट करेगा, फिर बेबी विल बी एक्टिव इन अ डे और रात को सो जाएगा, तो ठीक है ना, चलेगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिन भर नहीं भी सोया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दिन में आप बेबी को मैनेज कर सकते हैं, रात में बेबी को मैनेज नहीं होता है। और रात और दिन दोनों भी अगर आप एक्टिव ही रहोगे तो हाउ यू विल पास द डे, दिस इज द थिंग यू शुड। पण आता पल्ले वेळ बघ ना, रात्रभर जागी असायची तेव्हा ते बाळ रात्रभर जाग. एनी अदर डाउट, एनी अदर क्वेश्चन? ये संजू बोला, बेबी कसा आहे? छान आहे, झोपलाय. झोपतं म्हणे हा. ओके बोला. ऍक्च्युली आता कसं झालंय ना त्याचं, की आता रात्री तो नीट झोपतो, बट दिवसाचं आहे तर दिवसाचं तो जनरली एका म्हणजे सपोज फीड केलं किंवा आंघोळ झाली त्याच्यानंतर तो फक्त मॅक्सिमम पाऊण तास वगैरे झोपतो, 45 मिनिट्स. त्याच्यानंतर त्याला परत स्वतःहून झोपवावं लागतं. आय मीन जर त्याला झोपवलं नाही लगेच तर तो उठतो आणि हे करतो. किती महिन्याचं? 4 months झाले आता? 3.5? 2 months. उद्या 2 months होते. बर, हा. तर झोपवल्यावर मात्र झोपतो ना? सो व्हॉट आय टोल्ड राईट नाउ ना, बिलवाला आता तेच सांगितलं की इट्स एक्सप्लोरिंग स्टेज नाउ. सो हियर इज अ की मिनिमल डिस्ट्रैक्शन. थोड़ा आवाज आएगा तो नींद को इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, रात में भी तो सोना ही है ना, ये मुझे रात को मिलेगा कि नहीं पता नहीं, देन बेबी गेट डिस्ट्रैक्टेड वेरी इजीली. दिस इज द डिस्ट्रैक्टिंग स्टेज, एक्सप्लोरिंग स्टेज ऑफ योर. दैट्स व्हाई वो पर्टिकुलर शेड्यूल आपको समझना है कि बेबी का नींद का टाइम नजदीक आता है, तो आपने मिनिमल डिस्ट्रैक्शन वो टाइम पे रखना है ताकि बेबी विल फॉल स्लीप वेरी इजी. That period will be only for 4 to 5 minutes. अगर आपका बेबी बहुत अच्छे से सोता है, ट्रेन इनफ है नींद के लिए, किस तरह से सो जाना है इसके लिए, अगर आपका बेबी अच्छे से ट्रेन हो चुका है 2 महीने में, तो आप ये 5 या 6 मिनट के लिए रुका सकते हैं ना ये चीजें, कि रूम में कोई मत आओ या मिनिमल साउंड या वॉइस जो घर में है वो बने रहे. एक बार फिर बेबी सो गया तो फिर कोई प्रॉब्लम, देन यू कैन रिज्यूम. This way you can follow all these things. या you can now take the help of cradle, या जिसमें बेबी अच्छे से सोता है, या अभी तक आपको पता चल गया होगा फिर. This way you can बेबी का स्लीप फिक्स कर सकते हो. But this is the exploring stage which is very important as well. बेबी ने एक्सप्लोर भी तो करना ही है ना, अगर वो सोते ही रहेगा तो फिर सीखेगा कब, ये भी चीज है. सेकेंडली, जैसे जैसे बेबी बढ़ेगा तो डेफिनेटली उसके स्लीपिंग आवर्स कम होंगे. अभी 22-22 घंटा सो रहा था 2 महीने, तो वो कंटिन्यू नहीं रहेगा, धीरे धीरे एक एक आवर कम होगा. तो वो बेबी डिसाइड करेगा कैसे करना है, मुझे एट अ स्ट्रेच एकदम से स्लीप कम करनी है या एवरी नैप मुझे 15-15 मिनट से कम करना है, दैट बेबी विल डिसाइड. ऐसे भी होगा कि बेबी इज गोइंग टू स्लीप ओनली फॉर 40 to 45 minutes, बट ही विल टेक फ्रीक्वेंट नैप्स इन अ डे. ऐसे होगा. या फिर बेबी विल टेक अ लॉन्ग स्लीप एंड देन विल बी अवेक फॉर लॉन्गर पीरियड. सो इट्स टोटली डिपेंड ऑन बेबी. यू कैन शेड्यूल एक्टिविटीज लाइक दिस ना. आपके बेबी का स्लीपिंग शेड्यूल कैसा है उसके हिसाब से अभी आप एक्टिविटीज फाइंड आउट कर सकते हैं. अगर बेबी एट अ स्टेज 2-3 घंटा सो रहा है और बाद में 3-4 घंटे के लिए जगा हुआ है, तो दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज यू कैन फाइंड आउट, लाइक एक्सरसाइजिंग योर बेबी. थोड़ा बाहर की तरफ लेके जाओ, उसको फूल पौधे पेड़ दिखाओ, जिससे उसको थोड़ा सा स्टिमुलेशन ज्यादा मिले. वही चीजें नहीं, टमी टाइम उसका बढ़ाओ, सो दैट बेबी विल ट्राई टू होल्ड नेक और फिर थकेगा, फिर जल्दी से सोएगा. दिस वे. या फिर बेबी को लुलुबीज, नए नए गाने और है वो दिखा, फ्लैश कार्ड्स दिखा सकते हैं आप, डिफरेंट शेप्स दिखा सकते हैं, डिफरेंट कलर्स दिखा सकते हैं. नाउ योर बेबी इज एबल टू आइडेंटिफाई मोर देन 3 कलर्स. ओके, सो दिस वे यू कैन फिक्स आउट द एक्टिविटीज. और फिर एक्टिविटीज में अच्छे से इन्वॉल्व होगा तो डेफिनेटली उसका स्लीप जो है वो भी बनेगा. जितना थकेगा उतना अच्छे से सोएगा. इट शुड नॉट बी ओवर टायर्डनेस, बट इट शुड नॉट बी वेरी लेस एक्टिविटीज एज. तो वो आपको अपने आप से धीरे धीरे आपके बेबी के हिसाब से समझ में आ जाता है. इट्स अ ट्रायल एंड एरर थिंग. ओके, इवन यू कैन इंक्रीज मसाज टाइम एज वेल. अगर आप पहले 15-20 मिनट के लिए दे रहे थे तो अभी आधे घंटे तक शिफ्ट हो सकते. 10 मिनट ज्यादा आप मसाज दे सकते हैं.
स्ट्रोक्स बढ़ा देना, इस वे टमी टाइम बढ़ा देना, ठीक है। ओके, और ये साइली विचारा Madam, can we hire outside massage wali or it is preferred to do massage by some home member? better to give a massage any family members, कोई भी close family members, okay? So उसके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे जब हम मसाज टेक्निक्स देखेंगे ना वो टाइम पे। तो किसने देना चाहिए, कहाँ देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, सारी चीजें अभी तक बाकी है मसाज के लिए। अभी तो हमने बस बेबी का शेड्यूल फिक्स किया। इसमें वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई फॉरगॉट टू मेंशन इज यू शुड फॉलो अ मसाज रिचुअल्स एज वेल। जैसे बेड टाइम रिचुअल्स हमने फॉलो किए, एक जगह होनी चाहिए, एक स्पेसिफिक डेडिकेटेड रूम होनी चाहिए, डेडिकेटेड माहौल होना चाहिए, ओके? बिकॉज इन सारी चीजों से बेबी स्टार्ट लर्निंग कोरिलेटिंग द थिंग्स, बेबी स्टार्ट कोरिलेटिंग द थिंग्स। अच्छा, ये लुलुबी या ये साउंड या ये म्यूजिक प्ले होता है, उसके बाद मुझे मम्मी नींद सुलाने लेके जाती है, या लाइट्स बंद होते हैं, सब घर में की आवाज बंद हो जाती है, सब शांति हो जाती है, तो ये सोने का टाइम होता है। या बेबी कुछ मेरे लिए पढ़ती है, मुझे स्टोरी बताती है मेरी मम्मी, दैट मीन्स अभी ये बेड टाइम है। ये बेबी कोरिलेट करना स्टार्ट करता है। उसी प्रकार से बेबी का मसाज टाइम आल्सो यू शुड प्रॉपरली डिजाइन वन। सो मसाज का एक प्रॉपर कॉर्नर होना चाहिए या एक जगह होनी चाहिए। मसाज का प्रॉपर कपड़ा या जो भी आपका नीचे आप जो मैट डालने वाले वो होने वाला है, वो भी हम उसके बारे में बात करेंगे। सेकेंडली टाइम तो फिक्स है ही, बट टाइम, प्लेस एंड इवन यू कैन प्ले अदर काइंड ऑफ म्यूजिक या बेबी टॉक एट द टाइम ऑफ मसाज, ताकि बेबी को ये समझे कि ये सारी चीजें हो रहा है, इसका मतलब दिस इज अ मसाज टाइम। बेबी स्टार्ट को रिलेटिंग द थिंग्स। इसी से धीरे धीरे बेबी ये सीखेगा, ये एबिलिटी जो है कोरिलेट करना थिंग्स को, ये बेबी सीखेगा। मतलब ये कॉर्नर है, यहाँ पे ये सारी तैयारी हुई है, इसका मतलब मेरा ये मसाज का टाइम है। दिस वे अगर आप बेबी को एजुकेट करते हो तो शेड्यूल फिक्स करने के लिए और आसान हो जाता है, ओके? उसके बाद बेबी खुद से ये सारी चीजें जो है अडॉप्ट करना स्टार्ट कर देता है। So these are the things you should follow related to scheduling your baby day and night, okay? So any doubt, any question in scheduling? मसाज के रिलेटेड थिंग्स जो है ना वो हमें अभी बात करना है, कैसे मसाज देना है, किसने मसाज देना है, कितनी देर के लिए मसाज देना है, क्या यूज करना है मसाज के लिए, सारा हम डिटेल में बात करेंगे रिलेटेड टू शेड्यूलिंग योर बेबी। अगर कुछ डाउट है तो पूछो। जसं की आता आपण म्हटलं की रात्री झोपवायचं, पण मग आता आपण 2-2 तासांनी फीड पण करायचं असतं, मग ते ड्रीम फीड घेतातच की मग त्यांना उठवून द्यायचं? इनिशियली ड्रीम फीड या फिर एवरी 2 आवर फीडिंग इज ओनली फॉर टिल फर्स्ट वैक्सीनेशन, as we covered this point in breastfeeding session as well. बेबी का पहला वैक्सीन जब होगा वो टाइम पे बेबी का वेट देखा जाएगा। अगर बेबी ने आपके बर्थ वेट वापस से अचीव किया है या बेबी का वेट अच्छे से बढ़ रहा है कंसिस्टेंटली, then you can stop demand feed. Okay, so you can shift to 2 hours से 3 hours को भी शिफ्ट कर सकते हैं, 4 hours को भी शिफ्ट कर। यूजुअली बेबी डिमांड आफ्टर 3 और 4 hours। ऐसे धीरे धीरे टाइम स्पैन यू कैन इंक्रीज कर सकते। सो बाय 4th मंथ और 5th मंथ, यूजुअली 4th मंथ में वापस से स्लीप रिग्रेशन पीरियड आता है, हमने उसके बारे में भी बात किया था। सो स्लीप रिग्रेशन पीरियड में वापस से डिमांड बढ़ जाती है बेबी की। पर बाय 5th मंथ और 6th मंथ बेबी का नाइट टाइम फीडिंग बंद हो सकता है, हो सकता है। टोटली डिपेंड ऑन योर शेड्यूल एज वेल। अगर मम्मी ने रिज्यूम किया वर्क तो बेबी विल कॉम्पेंसेट दैट फीडिंग इन नाइट टाइम। दिन में अगर कम लिया है, इट्स हक है ना वो उसका। सो इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर बेबी, पर बेबी डू टेक ड्रीम फीड, लेते हैं। और अगर नहीं लिया तो यू नीड नॉट टू फोर्स इट। जो हम पहले बोले थे, पहले हमने 1.5 या 2 महीने के लिए क्या बोला था, अगर बेबी नींद में ही है तो उसे थोड़ा सा जगाओ और फिर करवाओ।
तो ये जरूरत नहीं है। अभी आपका बेबी 2 महीने का हुआ है, उसका बर्थ वेट अचीव हुआ है, उसका यूरिन काउंट बहुत अच्छा है, ओके, उसका मोशन अच्छे से है, सुसु भी अच्छे से करता है, देन यू कैन इवन डिमांड फीड योर बेबी। फिर रात में 3 या 4 बार 4 घंटा बेबी ने डिमांड भी नहीं किया तो नो नीड टू अवेक, ओके, बेबी को उठाने की जरूरत नहीं। यस, एनीथिंग एल्स? और किसी को अभी तक जो पॉइंट कवर किए उसके बारे में कुछ डाउट है, कुछ पूछना है? नो डाउट क्वेश्चन? यस रेश्मा बोला. मॅम बेबी आता 3 months कम्प्लीट झालेले आहेत, तर मग तिला म्हणजे 2 hours 3 hours ने उठवायचं की जेव्हा ती स्वतः उठेल तेव्हाच तिला फिडिंग द्यायचं? आताच मी सांगितलं ना, जर बेबीचं बर्थ वेट आता आलं असेल, 3 महिन्याची आहे आणि त्यानंतर अजून थोडस वाढलेलं असेल बर्थ वेट पेक्षा, तर यू कॅन फीड हर ऑन डिमांड. ओके नो नीड टू बी स्पेसिफिक फॉर टाइम इंटरवल्स. ओके बेबी छान झोपतो आहे, त्याचं युरिन आउटपुट 7 ते 8 वेळेस आहे मिनिमम 24 आवर्स मध्ये, आणि बेबी ऍक्टिव्ह आहे. बेबीचं बर्थ वेट अचीव झालंय, त्याच्यापेक्षा थोडस जास्तही वाढलं आहे आता 3 महिन्याचे आहे तर यू कॅन फीड ऑन डिमांड. नो नीड टू स्टिक फॉर 2 hours. म्हणजे डे टाइम मध्ये पण तेच फॉलो करायचं ना? डे टाइम मध्ये पण तेच फॉलो करायचं ओके ओके आणि नाईट टाइम मध्ये पण तेच फॉलो करायचं. ओके, कारण की ती बाब दिल्यावर पण झोपते चांगली आणि हा. रात्री पण ती भरपूर वेळ झोपते. हा, परफेक्ट. So ओके this is the thing कि you can feed on demand. Only you should identify her hunger cue. तो वो हंगर क्यू क्या होते उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि many times it happens at this stage, अगर बेबी बहुत ज्यादा हंग्री हुआ है और फिर भी मम्मी को समझा नहीं तो दे कैन रिजेक्ट फीड एज, अभी नहीं दूंगा, चुप छोड़, अभी तक नहीं दिया ना तो अभी भी दिस एटीट्यूड कैन बी देयर, ओके. सो क्राई इज द लास्ट साइन ऑफ हंगर. सबसे लास्ट रोएगा, पहले ही रोएगा नहीं वो. पहले क्लेंचिंग होगा या कुछ तो सर्चिंग होगा फॉर फीड, बेबी के मूवमेंट होंगे, क्या क्या क्यूज होंगे वो हम देखेंगे बाद में डिटेल में. बट बाय द 3 months अभी तक आपको समझ में आ गया होगा बेबी का हा. जब भूखा आणि रहता है आता तो क्या क्या होता है. रिसेंटली ती दोन्ही हात तोंडात घालायला लागली आहे. दिस इज अ माइलस्टोन. That doesn't mean कि बेबी का पेट नहीं भर रहा. It may happen in your family. आपके कोई बड़े लोग बोलेंगे की अजून आत्ताच फीड घेतलं तरी पण तोंडात हात घालतीये म्हणजे तिचा पोटच नाही भरला. It's not at all, okay? So पेट भरा है कि नहीं वो कैसे समझना है, इसके बारे में हमने काफी बार बात किया है. I'm sure कि ये आपको भी क्लियर होगा रेशमा. Okay, पर this is the milestone. Baby is starting exploring her hands or body parts. थोड़े थोड़े मुट्ठी इस तरह से अभी डालेगी, थोड़े दिन के बाद फिंगर्स डालेगी, थोड़े दिन के बाद फिंगर्स को देखेगी वापस से डालेगी. दिस बेबी इज गोइंग टू डू. सो दिस इज द एक्सप्लोरिंग स्टेज. Okay. So 2 months onwards baby come to exploring phase. They start exploring surrounding, they start exploring their own body parts. So this is the milestone. She has achieved on time. Yes. Thank you. Yes. Any other doubt to anyone? No? Okay. If no doubt in relation to a scheduling, basic tips to a baby, then can we stop here for today? Tomorrow, we will continue the session, ना informative session, या आपको exercise session चाहिए फिर? Continue करेंगे? So it will be much better आपको ध्यान रखने के लिए, है ना? हाँ सायली विचारा, काय विचारायचं आहे? मॅम दिस इज नॉट रिलेटिंग टू टॉपिक, मला थोडा डिफरंट क्वेश्चन विचारायचं आहे. मग लेट मी टेल टू अदर पीपल, म्हणजे मी ज्यांना जर का मीटिंग लिव्ह करायची असेल तर दे कॅन लिव्ह द मीटिंग. टुमॉरो वी आर गोइंग टू सी ट्रेडिशनल एज वेल एज साइंटिफिक वे ऑफ मसाजिंग टू योर बेबी. ओके, किस तरह से देते हैं, एंड इफ टाइम परमिट्स देन बाथिंग टेक्निक्स, ट्रेडिशनल वे ऑफ गिविंग बाथ टू बेबी. ओके, इसके बारे में हम बात करेंगे. एंड अदर थिंग्स
टू मैनेजिंग अ कोलिक। ओके, शेड्यूल के बारे में तो काफी बता दिया, कोलिक कैसे मैनेज करना है बेबी का, या कुछ फ्यू टिप्स पसी बेबी को कैसे मैनेज करना है, ये सारी चीजें हम कल के सेशन में देखने की कोशिश करेंगे। टाइम विल बी सेम, सो ज्वाइन ऑन टाइम सो दैट वी कैन स्टार्ट अर्ली। ठीक है, ओके, विचार आता साहेब। येस मॅम, येस्टरडे ना मला थोडासा वाईट डिस्चार्ज झालेला आहे, तर इज इट नॉर्मल? एक्स्ट्रीम नाही, म्हणजे एकदम थोडं, आधी जसं If it व्हायचं is a sticky one,